बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। CS 302 डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है, जिसके अंदर हम बूलियन अलजबरा और लॉजिक सिंप्लीफिकेशन देखेंगे। दोस्तों ये लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे पहले आपको प्रीवियस लेक्चर देखने पड़ेंगे। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हुए तो आपको इस लेक्चर की समझ नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे आपके रूल्स ऑफ रेगुलेशंस यानी लॉज और थ्योरम्स यूज़ होने हैं और रूल्स यूज़ होने हैं सिंप्लीफिकेशन करने के लिए। तो इससे पहले आपने लेक्चर नंबर 8 जो है वो मस्ट देखना, फिर ही आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आएगी। लेक्चर थोड़ा लेंथी है, ठीक है, तो अगर डिटेल से समझना है तो मैं डिटेल से समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आपने टाइम के ऊपर जो है ना वो फिर कंप्रोमाइज़ करना है। और दूसरी बात ये, थोड़ा माइंड खोल के बैठें। अब आपने बाकी जो इधर उधर की बातें हैं वो सारी छोड़ दें। बिल्कुल आपका फोकस जो है लेक्चर के ऊपर हो, फिर ही आपको समझ आएगी, क्योंकि इसमें ना ज़्यादा मैथमेटिकल चीज़ें हैं जो कि समझना थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए अगर आप मैथ में थोड़ा वीक हैं। लेकिन मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह ज़्यादा ईजी वर्डिंग में समझाऊँ, ताकि आपको अच्छे से जो है वो समझ आ सके। सो दोस्तों सबसे पहले आपको पेपर के अंदर जो है ये क्वेश्चन इस तरह से दिया जाएगा कि आपको कहा जा सकता है कि बूलियन अलजबरा और लॉजिक सिंप्लीफिकेशन करके दिखाओ, और आपको एक सर्किट दिया जाएगा, ठीक है, जिसको सिंप्लीफाई करना होगा आपने। सर्किट कुछ इस तरह से आपको दिया जाएगा पेपर में। तो ये सवाल किस तरह से आएगा, ये क्वेश्चन आपको इस तरह से आएगा कि आपको इस तरह एक सर्किट दिया जाएगा और कहा जाएगा इस सर्किट को जो है वो सिंप्लीफाई करके फिर इसको नए सिरे से जो है वो ड्रा करो सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर। तो ये देखें, ये अगर आप गौर करें तो ये एक सर्किट है, और ये सर्किट बहुत ही कम्प्लेक्स सर्किट है। क्या हम इस कम्प्लेक्स सर्किट को इजी सर्किट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं? यस कर सकते हैं, अगर हम इसको इवेल्युएट कर ले तो अब दोस्तों सबसे पहले आपने इस कम्प्लेक्स सर्किट को देखकर इसकी जो है बूलियन एक्सप्रेशन ड्रा करनी है। ये जो एक्सप्रेशन आपको दी हुई है ना, ये सारे पेपर में आपको नहीं देंगे। ये एक्सप्रेशन आपने खुद फाइंड करनी है। चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ कि ये एक्सप्रेशन हम कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले जो भी आपको इस तरह सर्किट गिवन होगा ना पेपर के अंदर, आपने सबसे पहले टॉप से शुरू करना है, लेफ्ट टॉप से शुरू करना है और देखना सबसे पहला गेट कौन सा है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो गेट है वो ये वाला है, जो कि एक एंड गेट है। आपको इन ये जितने भी गेट्स हैं इनकी शनाख्त होनी चाहिए कि कौन सा गेट जो है वो उसका सिंबल क्या होता है। तो ये सारा आपको पता होगा, फिर ही आप इसको जो है वो इवेल्युएट कर सकते हो। तो अब यहाँ पे अगर आप गौर करो तो यहाँ पे ये एंड गेट है, और इस एंड गेट की ये देखो दो इनपुट है। एक ये इसको एज ए इनपुट ए मिल रहा है, और दूसरी इसको एज ए इनपुट जो है वो बी या कन्वर्ट होकर बी बार मिल रहा है। तो आपको पता है एंड गेट क्या करता है, जो भी इसको इनपुट मिलती है ये उनको मल्टीप्लाई करता है, मतलब प्रोडक्ट लेता है उनकी। तो अब इसको दो इनपुट मिल रही है, यानी एक ए और एक बी बार। तो हमने क्या किया, देखें, ए डॉट मल्टीप्लिकेशन के लिए और आगे बी बार, तो मतलब ए और बी बार को हमने आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि यहाँ पे एंड गेट था। तो ये इसकी देखिए मैंने पहली एक्सप्रेशन आपको फाइंड करना सिखा दिया। तो इतना ईजी होता है, जो भी इनपुट आ रही हो उस इनपुट को अगर एंड गेट हो तो उसको डॉट लगा के मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर आर गेट हो तो उसको प्लस कर देते हैं, अगर जो है ना वो नैंड गेट हो, मतलब एंड गेट के आगे जो है ना वो नॉट गेट लगा हो, तो फिर क्या करते हैं, अपनी जो एक्सप्रेशन बनाते हैं उसके ऊपर होल बार लगा देते हैं। ऐसे नॉट गेट के अंदर भी होल बार लगा देते हैं। तो इस तरह से बड़ा ईजी है इसको करना। अच्छा अब नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट अब हम सबसे पहले इस गेट को सॉल्व लेकिन उससे पहले हम इस गेट को सॉल्व करते हैं, क्योंकि इस गेट को सॉल्व करने से पहले हमें इस गेट की जो है वो आउटपुट चाहिए एज ए इनपुट इस गेट के ऊपर। तो हम पहले इस गेट को सॉल्व करेंगे। तो अब देखें, ये जो गेट है इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर दो इनपुट है, एक सी है और एक डी है। इसका मतलब हमने सी और डी को क्या, अब हमें ये तो पता चल गया कि हमने सी और डी लेना है, लेकिन सी और डी को क्या करना है ये नहीं पता। तो ये कैसे पता चलेगा, ये गेट को देखकर। ये गेट कौन सा, एंड गेट है, इसका मतलब हमने सी और डी को मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखें सी डॉट डी, तो हमने सी और डी की प्रोडक्ट ले ली। तो ये देखें, ये भी गेट मैंने सॉल्व करवा दिया, ये भी गेट सॉल्व करवा दिया। अब हम सॉल्व करते हैं इस गेट को। तो इस गेट की तीन इनपुट हैं, एक ये वाली है जो कि आपको बेसिकली क्या मिल रहा है, बी बार मिल रहा है, ठीक है, क्या मिल रहा है, बी बार। तो यानी आपको यहाँ पे एज ए इनपुट क्या मिल रहा है, बी बार मिल रहा है। अच्छा उसके बाद इसकी सेकंड जो इनपुट है वो ये वाली है, जिसमें आपको क्या मिल रहा है, ए बार मिल रहा है, यानी आपको तो यानी इस इनपुट के ऊपर आपको क्या मिल रहा है, ए बार। और इस इनपुट पे आपको क्या मिल रहा है, इस इनपुट बेसिकली आपको ये जो एक्सप्रेशन है ना आउटपुट एज ए आउटपुट, ये बेसिकली एज ए इनपुट इसको मिल रही है, जो कि है सी डॉट डी। अब हम इसको दोस्तों अगर यहाँ पे लिखें तो कैसे लिखेंगे इसको, बड़ा आसान है। सबसे पहले आप देखोगे कि और अल्फ़ाबेटिकली तरतीब लगा दो। अब देखो इन तीनों इनपुट में अगर मैं अल्फ़ाबेटिकली तरतीब लगाऊँ तो पहले मैं ए लिखूंगा, फिर बी लिखूंगा, फिर सी डी लिखूंगा। तो ए बार है तो मैंने यहाँ देखो लिख दिया ए बार, ये देखो ए बार लिख दिया। उसके बाद चूंकि ये एंड गेट है तो मैंने लगा दिया डॉट। उसके बाद अगली इनपुट क्या थी, बी बार, तो देखो डॉट के बाद मैंने लगाया बी बार। उसके बाद फिर चूंकि एंड गेट था फिर मैंने लगाया डॉट, ठीक है। और उसके बाद अगली इनपुट क्या थी, सी डॉट डी, तो ये मैंने लिख दिया सी डॉट डी। उसके बाद एंड गेट के अकॉर्डिंग मैंने इसको सॉल्व कर दिया।
जब मैंने इसको सॉल्व कर दिया, अब देखो इसके ऊपर होल बार क्यों लगाया, क्योंकि ये देखो इस एंड गेट के आगे आगे नॉट गेट लगा हुआ है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो आपने इस एंड गेट की आउटपुट फाइंड किया इसके ऊपर होल बार आ गया इस नॉट गेट की वजह से। चलें अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट अब इस गेट को सॉल्व करेंगे। इस गेट की दो इनपुट है, एक इनपुट इसको ये मिल रही है और एक इस इनपुट एज ए आउटपुट ये वाली इसको मिल रही है। तो ये पूरी की पूरी आउटपुट तो ऐसी सेम एज इट इज इसके ऐसे हम पुट कर देंगे। तो पहले हम ये वाली इनपुट लिखेंगे, तो ये इस इनपुट में क्या है, ए डॉट बी का बार, तो हमने देखो लिख लिया ए डॉट बी बार, सेम एज इट इज लिख दिया। उसके बाद आगे प्लस क्यों आ रहा है, क्योंकि दिस इज अ आर गेट, ये एक आर गेट लगा हुआ है। तो आर गेट के लिए आपको पता है ना हम प्लस लगाते हैं। तो ये जो पहली इनपुट थी, पहली जो इनपुट थी इसको सेम एज इट इज मैंने लिख दिया। उसके बाद आर गेट की वजह से मैंने प्लस लगाया, प्लस लगाने के बाद फिर अगली जो इनपुट है वो ये वाली है, एज जो मुझे एज इनपुट यहाँ पे सेकंड इनपुट मिल रही है। तो ये पूरी की पूरी इनपुट सेम एटीट्यूड उठा के मैंने ये लिख दी है यहाँ पे। उसके बाद लिखने के बाद अब इसके ऊपर होल बार क्यों आया, क्योंकि ये आर गेट के आगे ये देखें ये नॉट गेट लगा हुआ है सर्कल, तो इसलिए हमने इसके ऊपर होल बार फिर लगा दिया। तो ऐसे आप जो अपने पूरे के पूरे जो सर्किट्स होता है उसको जो है वो क्या करते हो, मतलब उस सर्किट को देखते हुए अपनी जो बूलियन एक्सप्रेशन है उसको फाइंड करते हो। तो ये अब देखें हमने पूरे इस कम्प्लेक्स सर्किट की जो बूलियन फाइनल एक्सप्रेशन है ना वो ये वाली है, क्या, ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी बार डॉट सी डी उसके ऊपर बार, फिर उसके बाद होल का बार। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल जो है वो क्या आ गई है जी, हमारे पास हमने बूलियन एक्सप्रेशन जो है वो फाइंड कर लिया इस कम्प्लेक्स सर्किट की। अब ये जो बूलियन एक्सप्रेशन आपने फाइंड की है इसको आपने क्या करना है जनाब, इसको आपने इवेल्युएट करना है। ये जो सर ने बताया हुआ है ये बेसिकली वही बात है मैंने ऊपर आपको मैंने समझाई है कैसे कैसे आउट मतलब एक्सप्रेशन कैसे कैसे हमने फाइंड की है, तो ये वो सर बता रहे हैं। अब जो सेकंड स्टेप होता है ना वो ये होता है कि जब भी आप अपना कम्प्लेक्स सर्किट को सिंप्लीफाई सर्किट में कन्वर्ट करने जाते हैं तो उसका पहला टास्क क्या था कि आपने अपने कम्प्लेक्स सर्किट का क्या फाइंड करना है, बूलियन एक्सप्रेशन फाइंड करनी है, वो हमने कर लिया। अब सेकंड स्टेप क्या, इस बूलियन एक्सप्रेशन का आपने इसको इवेल्युएट करना, मतलब इस इवेल्युएट मीन इसकी वैल्यूज फाइंड करो कि इसके अंदर क्या क्या वैल्यूज आनी चाहिए। अब देखो सबसे पहले हमने क्या किया, ये देखें अगर आप गौर करो तो मेरे इस फाइनल जो बूलियन एक्सप्रेशन है इसमें दो टर्म है, एक ये वाली टर्म है, ठीक है, ए डॉट बी बार, और उसके बाद दूसरी प्लस के बाद एक ये टर्म है, ये देखें जिसमें लिखा हुआ है ए बार डॉट बी बार डॉट सी डी और उसके बाद होल का बार, मतलब उसके ऊपर ओवरऑल बार। ठीक है, तो ये दो टर्म है। तो मैंने क्या किया दोस्तों, आपको पता है ना मैथमेटिक्स के अंदर अगर एक बड़ी टर्म को आपने सिंप्लीफाई करना हो, मतलब छोटी टर्म में कन्वर्ट करना हो, तो उसको हम लेट कर लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं अपनी तरफ से कुछ भी स्मॉल। तो जैसे ये देखें ये लिखा हुआ है ए डॉट बी बार, तो मैंने इसको छोटा करने के लिए अपनी आसानी के लिए मैंने इसको एक्स नाम दे दिया, मैंने लेट कर दिया दिस इज द एक्स टर्म, ये जो टर्म है इसको मैंने एक्स टर्म का नाम दे दिया। उसके बाद ये जो दूसरी टर्म थी ये वाली सेकंड वाली, इसको मैंने वाई का नाम दे दिया अपनी मर्जी से। ठीक है, तो आपको पता है मैथमेटिक्स के अंदर किसी भी चीज़ को प्रूफ करने के लिए हम उसको कोई भी जो है सिंप्लीफाई नाम दे सकते हैं। तो मैंने इस पहली टर्म को एक्स का नाम दे दिया, दूसरी टर्म को मैंने वाई का नाम दे दिया। अब जब भी मैं कहूँगा ना एक्स तो आपने समझ आना मैं ए डॉट बी बार की बात कर रहा हूँ, और जब भी मैं कहूँगा ना वाई तो आपने समझ आना मैं इस सेकंड टर्म की बात, इस पूरी सेकंड होल टर्म की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आप देखें ज़रा, मैंने कहा x इक्वल टू, यानी मैंने जो पहली टर्म थी उसको x का नाम दिया, तो x का मतलब क्या है a डॉट बी बार, उसके बाद y का मतलब क्या है a बार डॉट b बार डॉट सी डी का होल बार। ठीक है, तो ये हमने नाम दे दिए। उसके बाद अगर मैं आपको अब कहूँ कि इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख के दिखाओ तो कैसे आप लिखोगे, देखो मैंने इसको शॉर्ट का नाम दे दिया, देखो x की जगह पे x आ जाएगा, y की जगह पे y, दरमियान में प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों टर्म के ऊपर होल बार है तो इसके ऊपर ऐसे होल बार आ जाएगा x y के ऊपर। मतलब इसको मैं शॉर्टकट अगर लिखूँ तो ये कैसे लिखा जाएगा, x प्लस वाई का होल बार। तो यही हमने किया, देखें आप देख सकते हैं, ये देखें जब हमने इसको शॉर्टकट किया तो ये कुछ इस तरह की टर्म बन गई है। वो जो पूरी की पूरी इतनी बड़ी एक्सप्रेशन थी, ये देखें ये जो पूरी एक्सप्रेशन थी इसको मैंने जो शॉर्ट करके ये देखें इसमें कन्वर्ट कर दिया, x प्लस वाई का होल बार। ठीक है, लेकिन ये टर्म अभी भी यही है, मैंने सिर्फ इसको लेट किया x और y के साथ उसको शॉर्ट करने के लिए। अब देखिए मुझे ये बताएं अब ज़रा मुझे ये बताएं, ये x प्लस वाई का होल बार इसकी आउटपुट 1 कब आएगी, ये बताएं ज़रा मुझे। तुम साफ जाहिर देखो, अगर x की वैल्यू 0 हो प्लस y की वैल्यू 0 हो तो मुझे बताएं क्या आंसर आएगा, 0 प्लस 0, जवाब आया 0। चूँकि उसके ऊपर बार भी था, जब बार आपको ना बार का मतलब क्या होता है कि वो आपकी जो भी आउटपुट आती है उसको कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, मतलब अपोजिट कर देता है, उसको इन्वर्ट कर देता है। अब ये जो बार है ये क्या करेगा, इस ये जो हमारी आउटपुट है 0 इसको क्या बना देगा, 1 बना देगा। तो इसका मतलब है मैंने ये भी आपको प्रूफ कर दिया कि अगर आपने इस एक्सप्रेशन का आंसर जो है 1 लेके आना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू भी 0 पुट करनी पड़ेगी
और वाई की वैल्यू भी अपनी तरफ से 0 पुट करनी पड़ेगी, तो फिर ही इसका आउटपुट जो है 1 आएगी। तो यही चीज़ सारे नीचे समझा रहे हैं। ये देखो ज़रा, सर कह रहे हैं आपके द आउटपुट ऑफ द लॉजिक सर्किट, आपका ये जो लॉजिक सर्किट है उसकी आउटपुट 1 तब आएगी जब आपकी एक्स की वैल्यू भी 0 होगी और वाई की वैल्यू भी 0 होगी। अगर इन दोनों में से किसी एक की भी वैल्यू अगर 1 होगी तो आउटपुट आपकी 1 नहीं आएगी। ठीक हो गया, तो ये हमने यहाँ पे इतना इतना प्रूव कर दिया। अब नेक्स्ट देखें, पहले हमने क्या किया, पहले हमने होल सर्किट को प्रूव किया कि x की वैल्यू 0 हो, y की वैल्यू 0 हो। ठीक है, अब हमने इनको फर्दर प्रूव करना है। फर्दर प्रूव कैसे करना, देखो x की वैल्यू 0 का मतलब क्या है कि मतलब आपने जो अपने जिस एक्सप्रेशन को x का नाम दिया था, आपने x का नाम किसको दिया था, आपने अपने इस पहली टर्म को x का नाम दिया था, मतलब a डॉट b का बार। इसका मतलब है x की वैल्यू 0 तब होगी जब आपके पास a डॉट b बार की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, फिर ही x की वैल्यू 0 होगी ना, तो इसका मतलब है x की वैल्यू 0 होने का मतलब ये है कि a डॉट b बार की वैल्यू 0 है। अब ये 0 कब होगी भला, 0 ये तब होगी जब, अब देखो पहले तो मुझे ये बताओ आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें से किसकी वैल्यू हम रखेंगे 0, किसकी वैल्यू 1 रखेंगे। तो बड़ा आसान तरीका, देखो जरा, हमने अपने इस टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है 0, मतलब प्रूफ करनी है 0। अब कैसे मैं इसको प्रूफ करूंगा, पहले मैं ये देखूंगा इसमें गेट कौन सा यूज हो रहा है, एंड गेट है। आपको पता है एंड गेट के अंदर अगर कोई भी एक भी इनपुट 0 हो जाए तो आपकी जो आउटपुट है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो हमें 0 चाहिए था, इसका मतलब है मैं अपने ये जो टर्म है a डॉट b बार, इन दोनों में से किसी को भी अगर 0 कर दूंगा ना तो मेरी आउटपुट 0 आ जाएगी। तो यही देखें, अगर लिखा हुआ है व्हेन, कहता है ये a डॉट b बार की वैल्यू 0 तब आएगी व्हेन एनी लिटरल इज 0। लिटरल आपको ना किसको कहते हैं, इस सिंगल जो वेरिएबल है या जो ये जो इन्वर्टर है, ठीक है, इसको कंप्लीमेंट कहते हैं। बी बार का मतलब कंप्लीमेंट, किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर बार लगा तो उसको हम कंप्लीमेंट कहते हैं। तो अगर ये जो एक भी आपका लिटरल है लाइक ए या बी बार, इन दोनों में से किसी की भी वैल्यू अगर 0 होगी ना तो आपका मतलब है आपका जो आउटपुट है वो 0 आ जाएगी। तो हमने 0 ही आउटपुट लेके आनी है। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने ए को भी 0 कर, यहाँ ए को 0 कर दें, यहाँ पर बी बार को 0 कर दें। अगर दोस्तों बी बार 0 होगा तो इसका मतलब क्या है कि फिर b 1 होगा, क्योंकि आपको पता ना अगर कोई भी वेरिएबल की वैल्यू 1 हो तो उसका जो कंप्लीमेंट होता है वो हमेशा ऑपोजिट होता है। तो अगर b बार यहाँ पे 0 है तो इसका मतलब b क्या होगा, फिर 1 होगा। ऐसे ही अब हमने इसको भी प्रूव करना है। इसमें भी हमने आंसर क्या निकाला था कि y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। इसी को आपने प्रूव करना है यहाँ पे। तो हमने y का नाम किसको दिया हुआ था, इस पूरी की पूरी टर्म को। ठीक है, अब इस पूरी की पूरी टर्म की वैल्यू 0 कब होगी, इसको कैसे आप प्रूव करोगे, उसके लिए आप क्या करोगे जनाब, इस पूरी की पूरी टर्म के अंदर क्या होना चाहिए। अब देखो इस पूरी की पूरी टर्म को मैं यहाँ पे अगर लिखूँ तो ये कैसे लिखा जाएगा, a डॉट b डॉट c, ठीक है, डॉट d। ये टर्म ऐसे है और इसके ऊपर ऐसे a के ऊपर भी बार है, b के ऊपर भी बार है और फिर उसके ऊपर होल बार है। ठीक है, इस होल बार का मतलब क्या है, इस होल बार का मतलब ये है कि अंदर वाली सारी वैल्यू 1 होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है ना अंदर वाली सारी वैल्यू 1 होंगी। तो और आपको ये भी पता है कि ये एंड गेट यहाँ पे यूज हो रहा है। एंड गेट में क्या होता है, आउटपुट 1 तब आती है जब आपकी सारी की सारी इनपुट 1 होती है। तो मान लो अगर a बार भी 1 हो, b बार भी 1 हो, c भी 1 हो, d भी 1 हो, तो आउटपुट क्या आएगी, 1 आएगी। वो 1 जो है इस होल बार की वजह से क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। और हमने 0 ही लेके आना था, ये देखो हमने 0 ही लेके आना था। इसका मतलब फिर ये हो गया, प्रूफ हमने कर दिया कि ये देखो ये जो इस टर्म के अंदर ये जो लिटरल्स यूज हुए हैं, a का बार, b का बार, c और d, अगर इन सब की वैल्यू 1 1 होगी तो फिर ही हमारी आउटपुट 0 आएगी। तो हमने देखो यहाँ पे लिख दिया व्हेन a बार b बार डॉट c डॉट d इक्वल टू 1, कि जब ये सारे के सारे 1 होंगे तो फिर ही हमारे पास आउटपुट 0 आएगी। तो हमने यहाँ पे फिर कह दिया कि जनाब a बार, b बार, c और d की वैल्यू जो है वो 1 तब आएगी जब आपके ये तमाम के तमाम लिटरल जो हैं क्या होंगे, 1 होंगे। मतलब a बार भी 1 होगा, b बार भी 1 होगा, c भी 1 होगा और d भी 1 होगा। अब देखो जरा गौर करो, अब अगर a बार 1 है तो इसका मतलब है a फिर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ऑपोजिट करनी है ना उसकी वैल्यू। इस तरह अगर b बार 1 है तो इसका मतलब b क्या होगा, फिर 0 होगा। अब बेसिकली हम ये इतना लंबा जनरेट क्यों कर रहे हैं, हम इतना लंबा ये जनरेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे ना बेसिकली a b c और d की वैल्यू फाइंड करनी है फाइनली, कि a b c और d की वैल्यू क्या हो कि हमारी आउटपुट 1 आए इस सर्किट की। बेसिकली इस पूरे सर्किट की हमने आउटपुट 1 लेके आनी है। उसके लिए बेसिकली हम ये प्रूफ कर रहे हैं कि a b c और d की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि यहाँ पे आउटपुट 1 आए। समझ आ गई, तो इसके लिए हम ये काम कर रहे हैं इतना लंबा। ठीक है, ये जो हम इतना लंबा स्टेप कर रहे हैं ये सारे सारे इस मकसद के लिए कर रहे हैं कि हमने a b और c और d की वैल्यू फाइंड करनी है क्या होनी चाहिए। अब देखो जरा,
इस टर्म में वो कह रहा है, अब जरा गौर करो, एक आपकी टर्म का ये आंसर हमने निकाला है कि ए की वैल्यू, इस टर्म के अंदर ए की वैल्यू 0 होगी या बी बार की वैल्यू 0 होगी या बी की वैल्यू 1 होगी, और इस टर्म में हमने कह रहे हैं कि ए बार की वैल्यू 1 होगी, ए की वैल्यू 0 होगी। अब देखो इस टर्म के अंदर ए की वैल्यू 0 है, यहाँ इस टर्म के अंदर भी ए की वैल्यू 0 है, ठीक है, ये दोनों मैच कर रहे हैं, ओके जी। लेकिन इस टर्म के अंदर ना, ये देखो पहले टर्म के अंदर कहता है बी की वैल्यू 1 होनी चाहिए, इस टर्म में वो कहता है बी की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो दोनों क्लैश कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, बी इक्वल टू 1 यहाँ पे है और यहाँ बी इक्वल टू 0 है। अब आपको पता है, यहाँ तो हम बी की वैल्यू 1 रख सकते हैं, यहाँ हम बी की वैल्यू 0 रख सकते हैं, एक टाइम में दोनों तो हम रख नहीं सकते। तो हम फिर क्या करेंगे, किसी एक को हम निगलेक्ट कर देंगे, और निगलेक्ट आपने उसको करना जिसमें आर है, मतलब यहाँ। तो यहाँ आप देखो इस पहली टर्म के अंदर आर लिखा हुआ है कि अगर आपकी ए की वैल्यू 0 हो जाती है या बी बार की वैल्यू 0 हो जाती है, जिसका मतलब बी इक्वल टू 1, तो फिर आपकी आउटपुट जो है वो 0 आ जाएगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आर, तो आपने बेसिकली निगलेक्ट उसको करना होता है, उस वैल्यू करना होता है जहाँ पे आर लिखा होता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें एंड है, एंड का मतलब यानी ये सारे के सारे 1 होंगे तो फिर ही आउटपुट यहाँ पे 1 आएगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आर था ऊपर वाली टर्म में, तो हमने यहाँ बी को निगलेक्ट कर दिया। अब इसका मतलब है, इसका मतलब हम बी को 1 काउंट नहीं करेंगे, हम बी को 0 काउंट करेंगे। तो अगर मैं इस पूरी की पूरी अब टर्म को देखूँ तो फाइनली जो मैंने कैलकुलेशन निकाली है वो ये निकाली है कि इस पहले टर्म का मतलब था कि ए की वैल्यू 0 हो या बी की वैल्यू 1 हो, एंड इस दूसरी टर्म का मतलब क्या है कि ए की वैल्यू 0 हो एंड बी की वैल्यू 0 हो, सी की वैल्यू 1 हो और डी की वैल्यू 1 हो। तो ये दूसरी टर्म का आंसर हमने निकाल लिया फाइनली, ठीक है। अब इन दोनों टर्म के अंदर हमने फाइनल कंक्लूजन निकालना है कि ए बी सी और डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो हमने फाइनल कंक्लूजन निकाला ये कि यहाँ पे आर है तो हमने यहाँ से ए ले लिया, बी को निगलेक्ट कर दिया। यहाँ पे हमने ए, चूंकि हमने ऑलरेडी ले लिया ए इक्वल टू 0, तो यहाँ पे ए को खत्म कर छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे बी सी और डी को ले लेते हैं क्योंकि ये दोनों कॉमन है ना, ए इक्वल टू 0 ए इक्वल टू 0, तो किसी एक को ले लेंगे। तो फाइनली हमने ये कंक्लूजन निकाली है कि ए की वैल्यू 0 होगी, बी की वैल्यू 0 होगी, सी की वैल्यू 1 होगी एंड डी की वैल्यू 1 होगी। तो फाइनली आपके इस पूरे के पूरे सर्किट का आंसर 1 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 1, डी की वैल्यू 1। तो फाइनली आपके सर्किट का आंसर 1 आ जाएगा अगर आप ये वाली इनपुट यहाँ पे दोगे। तो लो जी, हमने सेकंड स्टेप भी कर लिया। सेकंड स्टेप ये था इवैल्यूएटिंग द एक्सप्रेशन, कि अपनी एक्सप्रेशन को देखकर आपने बेसिकली जो वेरिएबल है ना, मेन वेरिएबल ए बी सी डी जितने भी वेरिएबल हैं उनकी वैल्यूज फाइंड करनी होती हैं। तो ये देखिए मैंने पूरा इतना लंबा प्रोसेस करके आपको सारा समझा दिया कैसे इसने निकाला है। और यही उसने क्या किया, फिर इन्हीं वैल्यूज को उसने ट्रूथ टेबल में पुट किया। ये देखो, पुटिंग द रिजल्ट्स इन ट्रूथ टेबल, ये जो हमने वैल्यू निकाली ना ए बी सी और डी की वैल्यू निकाली है, इनको ट्रूथ टेबल में कैसे पुट किया। देखो इसने ये ए बी सी डी 4 कॉलम क्यों नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये 4 इनपुट्स थी, ये ए बी सी और डी हमारे पास 4 इनपुट्स थी, इसलिए उसने यहाँ पे 4 कॉलम लिए हैं। उसके बाद ये एफ क्या है, एफ हमारी आउटपुट है। उसके बाद ये कम्बिनेशन कैसे उसने निकाले हैं, ये कम्बिनेशन उसने निकाले हैं 2 की रेज पावर, जितने आपके पास इनपुट्स हैं, तो आपके पास 4 इनपुट है तो 2 की रेज पावर 4 इक्वल टू 16 आता है। तो इसका मतलब 16 कम्बिनेशन उसने बनाया है। ये 16 कम्बिनेशन है, ये आप देख सकते हो। ये देखो, ये अगर आप गिनो तो ये आपके 16 कम्बिनेशन हैं, ठीक है। इन 16 कम्बिनेशन को उसने कैसे फिल किया वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो उसने यहाँ से राइट साइड से शुरू किया और बेसिकली उसने मतलब बाइनरी लिखी है। यहाँ पे देखो ये 0 की बाइनरी है, ये 1 की बाइनरी है, ये 2 की बाइनरी है। उम्मीद है आपको बाइनरी याद होगी। अब देखो ये पूरी बाइनरी सारी फिल करने के बाद अब हमारी यहाँ पे आउटपुट 1 कब आएगी भला, जब ए की वैल्यू भी 0 होगी, बी की वैल्यू भी 0 होगी और सी, ये बेसिकली 1 1 यहाँ पे आना था, यहाँ पे 1 आना था, यहाँ पे 1 आना था, ठीक है। तो ए की वैल्यू, और ये मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पे 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू भी 0 है, सी की वैल्यू 1 है, डी की वैल्यू 1 है, और वो मैंने ऑलरेडी प्रूफ ऊपर कर दिया था, ये देखें यहाँ पे, ठीक है। तो ये इस तरह हमने ट्रूथ टेबल में फाइंड कर दिया। अब ये ट्रूथ टेबल बना लिया। जो चौथा स्टेप होता है ना वो ये होता है कि जो आपकी फाइनल एक्सप्रेशन आई थी ना उसको आप सिंप्लीफाई करो। जो फाइनल आपकी एक्सप्रेशन आई थी उसको क्या करो, सिंप्लीफाई करो। फाइनल एक्सप्रेशन कौन सी, ये वाली फाइनल एक्सप्रेशन, इसको आपने क्या करना है, अब सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, रूल्स के थ्रू। उन रूल्स का आपको पता होना चाहिए। तो ये देखो सबसे पहले यहाँ पे एक्सप्रेशन जो थी वो थी ए डॉट बी का बार प्लस ए बार बी बार डॉट सी डॉट डी के ऊपर होल बार और फिर उसके बाद ओवरऑल बार सब के ऊपर, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को हमने क्या करना जी, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिमॉर्गन लॉ इस्तेमाल करेंगे। डिमॉर्गन जो थ्योरम है उसको इस्तेमाल करेंगे। आपको पता है डिमॉर्गन थ्योरम क्या कहता है, डिमॉर्गन थ्योरम ये कहता है कि अगर आपने किसी बार को ब्रेक करना हो तो जिस पॉइंट से आप उसको ब्रेक करते हो ना, अगर वहाँ पे प्लस हो तो उसको डॉट कम में कन्वर्ट कर देते हैं और अगर डॉट हो तो उसको प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखो मैंने सबसे पहले क्या किया, इस पहली टर्म और इस दूसरी टर्म के दरमियान में ये जो प्लस का सिंबल है ना,
इसके ऊपर से मैंने ऐसे इस बार को ब्रेक कर दिया। जब बार को ब्रेक किया तो बेसिकली ये प्लस कन्वर्ट हो गया इस डॉट के अंदर, ये देखो डॉट में कन्वर्ट हो गया, और ये पहली टर्म है, ये मेरी पहली टर्म अलग होगी और ये मेरी दूसरी टर्म जो है वो अलग हो गई। ठीक है, और उनके ऊपर बार आ गया। ठीक है, जब बार आया अब क्या होगा बोला, अब ये जो ऊपर क्या होगा बोला, अब इसके ऊपर मजीद अप्लाई करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे देखो इस पहली टर्म के अंदर फिर होल बार है। ठीक है, इस होल बार को हम ब्रेक करेंगे। जब ब्रेक करेंगे तो दरमियान में डॉट का सिंबल है वो डॉट प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से मैं आपको आगे चल के दिखा देता हूँ। ये देखो ज़रा, जब हमने पहली टर्म को ब्रेक किया तो वो ए बार डॉट प्लस डॉट प्लस में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद बी के ऊपर डबल बार आ गया। और यहाँ पे हमने ब्रेक क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था कि वो रूल ये था कि अगर किसी के ऊपर डबल बार होना था वो डबल बार एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता। तो यहाँ पे ये इस सेकंड टर्म के ऊपर डबल बार था, इसको हमने कैंसिल आउट जब किया तो ये बन गया ए बार डॉट बी बार डॉट सी और डी। ठीक है, ये इसमें ऐसे ये हमारी आ गई है एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन के ऊपर देखो ये बी के ऊपर फिर डबल बार है, तो ये डबल बार फिर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनल हमारे पास एक्सप्रेशन जो आई है वो ये है ए बार प्लस बी डॉट, ये वाली आगे सेम एडिट ऐसे लग दिया। अब इसको मजीद सॉल्व करेंगे कैसे, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि पहली टर्म अगर दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई हो रही है तो क्या करते हैं, पहली टर्म के हर लिटरल को दूसरी टर्म के हर लिटरल से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मतलब ये पहला जो ए बार है ये इस दूसरी टर्म के जो है ना वो हर जो है लिटरल से मल्टीप्लाई होगा। तो मतलब ए बार जब मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ इस पूरी टर्म के साथ, तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो आ गई ए बार डॉट ये वाला ए बार बी बार सी और डी, तो ये पूरी टर्म आ गई। प्लस दरमियान में जो है ना वो आ जाएगा प्लस क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस था, ये प्लस आ गया। उसके बाद ये जो बी है ये इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई। जब ये क्वेश्चन आ गई उसके बाद देखें रूल नंबर 8 अप्लाई होगा। रूल नंबर 8 क्या कहता है, रूल नंबर 8 कहता है कि अगर ये देखो अब ये क्या लिखा हुआ है ए बार डॉट ए बार, दोनों सेम वैल्यू हैं। आपको पता है अगर दोनों वैल्यू सेम हो, दोनों वैल्यू अगर सेम हो तो हम उसको एक सिंगल टाइम लिख सकते हैं, हम उसको एक दफ़ा सिंगल टाइम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। देखो ए बार मतलब ए बार डॉट ए बार अगर लिखा हो तो उसको हम सिंपल ए बार लिख सकते हैं सिंगल दफ़ा। ऐसे यहाँ पे देखो बी डॉट बी बार लिखा हुआ है, तो अगर आपके पास लिखा हो ना बी डॉट बी बार, इसका मतलब क्या है, अगर बी की वैल्यू 1 है और इसका मतलब बार की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, तो ये 0 और 1 आपस में मल्टीप्लाई हो, जवाब आया 0। ये जो 0 है यहाँ पे इसका मतलब बी डॉट बी बार को निकाल के इसका आंसर है 0। ये 0 इन सब से मल्टीप्लाई होगा, इस पूरी टर्म को क्या कर देगा 0 कर देगा। वो 0 इस पहली टर्म से प्लस होगा तो हमारे पास फाइनल टर्म ये वाली आ जाएगी जो कि हमने यहाँ पे फाइंड की थी। ये ए बार प्लस मतलब आपस में कंबाइन हो गया, एक बन गया, एक दफ़ा एक बार लिख दिया गया, उसके बाद बी बार आ गया, फिर सी आ गया, फिर उसके बाद डी आ गया। तो यानी हमारे पास सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन ये आई। अब ये देखो इस सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन को अगर आप देखो गौर से तो इसकी अगर वैल्यू आप पुट करो तो देखो हमने सिंप्लीफाई कर दिया अपनी एक्सप्रेशन को। इसी सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन के अंदर देखो ए बार की वैल्यू क्या होगी 1, बी बार की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1 और डी की वैल्यू 1, जिसका मतलब ये है कि ए बार की वैल्यू अगर 1 है तो इसका मतलब ए की वैल्यू 0, बी बार की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू 1 एंड डी की वैल्यू 1। यही चीज़ हमने ऊपर भी प्रूफ की थी। अब इसको भी आप दोबारा से ट्रूथ टेबल में पुट करके प्रूफ कर सकते हो। चलें जी, तो ये था दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट आपने ये जो सिंप्लीफाई किया ना एक्सप्रेशन को, ये जो आपने सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन निकाली है ये है आपकी सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन। इस सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन का आपने दोबारा से सर्किट ड्रा करना। तो दोबारा सर्किट कैसे ड्रा करेंगे, बड़ा ईजी है। देखो ये तमाम जो टर्म ये जो तमाम लिटरल्स हैं आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यानी हमारी जो पहली इनपुट आएगी वो कुछ इस तरह की देखो, आप जितनी इनपुट आपको मिल रही है ना उतने आपने ऐसे कनेक्शन लगाने हैं। पहले तो 4 इनपुट मिल रही हैं, ऐसे 4 कनेक्शन लगा दिए। अभी पहली इनपुट क्या है ए, दूसरी क्या बी, तीसरी क्या सी और चौथी क्या डी। अब इस हमने ए को ए बार में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, बड़ा आसान है। उसके आगे ऐसे नॉट गेट लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद ये बी के ऊपर बार है तो मतलब हम क्या करेंगे ये ए बार बन गया, ठीक है। ये हमारे पास ओरिजिनल बी है, इसको कन्वर्ट करने के लिए हम ऐसे इसके आगे ऐसे नॉट गेट लगाएंगे तो ये बन जाएगा बी बार, ठीक है। ये बेसिकली मैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहा हूँ। उसके बाद सी डायरेक्ट है तो सी ऐसे चला जाएगा आगे, ठीक है। और डी भी डायरेक्ट है, उसके ऊपर कोई बार नहीं है तो ये डी भी ऐसे डायरेक्ट चला जाएगा। उसके बाद ये चारों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम एंड गेट का इस्तेमाल करेंगे। ये एंड गेट आपको पता ऐसे बनता है, एंड गेट। इस एंड गेट की पहली इनपुट ये होगी ए बार, दूसरी इनपुट बी बार होगी, चौथी इनपुट सी होगी और तीसरी इनपुट सी और चौथी इनपुट डी होगी। उसके बाद ये आगे ऐसे आउटपुट निकल आएगी हमारी, और जो आउटपुट आएगी वो क्या होगी बोला, यहाँ पे जो इनपुट मिल रही है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो ये देखो पहली इनपुट ए बार तो ए बार लिख दिया, आगे एंड गेट की वजह से डॉट आ जाएगा, फिर आगे बी बार है दूसरी इनपुट तो बी बार लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद फिर अगली इनपुट क्या डॉट सी है, फिर आगे डॉट डी है। तो ये देखो
जब मैंने इस गेट को, इस पूरी सर्किट को बनाया, तो ये देखो इसकी आउटपुट यही सेम आ गई है जो मेरी यहाँ पे आई थी। ये सर्किट है ना यहाँ आपका जो सिंप्लीफाइड होने के बाद बनेगा। तो ये देखो वही सेम सर्किट जो मैंने अभी आपको बना के दिखाया। कैसा, देखो ज़रा गौर करो ज़रा। तो वही सेम सिंप्लीफाइड, देखो वो जो इतना स्टार्टिंग के ऊपर हमें इतना बड़ा गेट मतलब सर्किट दिया गया था, उसको हमने सिंप्लीफाई करके देखो कितना शॉर्ट कर दिया। लेकिन इसको शॉर्ट करने के लिए ये नहीं कि बस जल्दी कर लिया, देखो कितने ज़्यादा स्टेप किए हैं, इतनी देर लगा के हमने ये बेसिकली छोटा सा सर्किट बनाया। ठीक है, तो उसके बाद सेम एज इट एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये आपने खुद करनी है। एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने समझा दिया, ये भी सेम वही कर रहा है कि पहले सर्किट दिया गया, इसमें आपने पहले एक्सप्रेशन फाइंड करनी है। बूलियन एक्सप्रेशन फाइंड करने के बाद फिर उसको आप इवेल्यूएट करोगे, फिर इवेल्यूएट करने के बाद उसको ट्रू टेबल में कन्वर्ट करोगे, फिर उसके मतलब उसको फाइंड चेक करने के लिए उसके बाद वो जो आपने जो है ना वो जो बूलियन एक्सप्रेशन होगी उसको आपने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद जो है उसके जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आएगी उसका फिर आप जो है वो सर्किट ड्रा करोगे। तो ये 4 से 5 स्टेप होते हैं जिसके अंदर आप ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हो। तो ये देखो ये भी पूरा सॉल्व वैसे ही करवा रहे हैं, तो इसको छोड़ देते हैं आप क्योंकि हमने ये कर दिया ऑलरेडी। तो एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने करवाइया, एग्जाम्पल नंबर 2 आपने खुद करनी है। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप जो है पूछ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, आ गया जी हमारे पास स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म। इससे पहले आपको याद होगा हमने प्रीवियस लेक्चर 8 के अंदर जो है लास्ट पे 2 फॉर्म पढ़ी थी अपने बूलियन एक्सप्रेशन को लिखने की। एक थी एसओपी फॉर्म और एक थी पीओएस फॉर्म। एसओपी फॉर्म क्या होती है? एसओपी फॉर्म का मतलब होता है सम ऑफ प्रोडक्ट के, मतलब आपकी डिफरेंट टर्म आपस में जो डिफरेंट टर्म है वो प्रोडक्ट, उनका प्रोडक्ट लिया जाएगा और उसके बाद जो फाइनल जो आंसर होगा ना उसको आपस में प्लस कर दिया जाएगा। लाइक कुछ इस तरह से देखो, मान लो आपके पास 2 टर्म है ए और बी फिर प्लस सी और डी। तो अगर आप गौर करो तो देखो ए और बी ये एक टर्म है और सी और डी ये एक दूसरी टर्म है। देखो पहली टर्म आपस में क्या हो रही है, पहली टर्म के लिटरल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी टर्म के लिटरल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों टर्म मिलकर आपस में क्या हो रही हैं, प्लस हो रही हैं। तो ये इसी को दोस्तों हम कहते हैं एसओपी फॉर्म, कि जिसमें हर सिंगल जो टर्म है उसके तमाम के तमाम लिटरल जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और जो होल टर्म है पूरी की पूरी जो होल टर्म्स हैं वो आपस में क्या होती हैं, प्लस होती हैं। तो इसी को कहते हैं एसओपी फॉर्म। ठीक है, अब इस एसओपी फॉर्म को कहता है स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में कन्वर्ट करो। अब ये स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म दोस्तों ये होती है कि देखो जैसे आपके पास ये एक एक्सप्रेशन दी हुई है ए सी का बार प्लस बी सी का बार। अब ये एक एसओपी फॉर्म लिखी हुई है लेकिन ये स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म नहीं है। मुझे कैसे पता चला कि ये एक स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म नहीं है? क्योंकि दोस्तों अगर आप गौर के सबसे पहले आप ये देखो कि ये जो आपको एक फॉर्म दी गई है एसओपी, इसमें देखो कितने टोटल वेरिएबल कितने हैं। एक ए है, एक बी है और एक सी है। 3 वेरिएबल हैं। कितने वेरिएबल हैं? 3 वेरिएबल हैं। और इसमें टर्म कितनी है? 2 टर्म है। एक ये पहली टर्म है ए सी बार और दूसरी टर्म है बी सी बार। मुझे ये बताओ दोनों टर्म में क्या आपके तीनों वेरिएबल कंप्लीट है? आपको कितने वेरिएबल हैं टोटल? 3, ए बी और सी, 3 वेरिएबल हैं। तो दोस्तों स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म बेसिकली ये होती है कि जो भी आपको जनरल एसओपी फॉर्म गिवन है उसकी हर टर्म के अंदर देखो क्या आपकी जो टोटल वेरिएबल है क्या वो कंप्लीट है। ठीक है, जितने मतलब आपके टोटल वेरिएबल हैं इस एक्सप्रेशन के अंदर वो क्या हर टर्म के अंदर मौजूद है? तो मुझे नज़र आ रहा है नहीं। ये देखें पहली टर्म के अंदर ए सी है लेकिन बी मिसिंग है। पहली टर्म के अंदर बी नहीं है और दूसरी टर्म के अंदर देखें ए नहीं है। दूसरी टर्म में बी और सी है लेकिन ए नहीं है। तो इसी को दोस्तों ये एक जनरल एसओपी फॉर्म लिखी हुई है, इसको हमने स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में कन्वर्ट करना कैसे कि जो जिस टर्म में जो वेरिएबल मिस है ना उसको हमने ऐड करना है। तो उसको ऐड करने का तरीका ये होता है कि जब भी आपने एसओपी को स्टैंडर्ड एसओपी में कन्वर्ट करना हो तो दोस्तों उसके लिए हम जो रूल इस्तेमाल करते हैं वो ये वाला है, ए प्लस ए बार इक्वल टू 1। अब ये कैसे प्रूफ करूंगा मैं, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मान लो मेरे पास ये एक्सप्रेशन है जो सर ने मुझे गिवन की हुई है, मैं इसको लिख लेता हूँ ए और सी का बार। मैं इसको लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ फटाफट से। मेरे पास वैल्यू है जी, जो टर्म है वो है जी ए और सी का बार, आगे प्लस है और उसके बाद अगली टर्म क्या है? अगली टर्म है मेरे पास बी सी का बार, बी सी का बार बी। अब ये जरा गौर से देखिएगा मैं कैसे इसको कन्वर्ट करूंगा। ये एक जनरल एसओपी लिखी हुई है। ठीक है, अब इसमें कितने टोटल वेरिएबल हैं? 3, एक ए है, एक बी है और एक सी है। 3 वेरिएबल हैं, ए बी और सी, ये 3 वेरिएबल हैं इस पूरी एक्सप्रेशन के अंदर। अब ये जो पहली टर्म है इसके अंदर क्या मिसिंग, कौन सा वेरिएबल मिस है? बी मिस है, बी मिसिंग है। और ये दूसरी टर्म है इसके अंदर क्या मिसिंग है? इसके अंदर ए मिसिंग है। ठीक है, अब पहले मैं क्या करूंगा, इसके अंदर ये जो पहली टर्म है जिसके अंदर बी मिसिंग है इसमें बी फिल करूंगा। कैसे बोला? उसके लिए मैं मैथमेटिक्स का प्रॉपर लॉजिक का इस्तेमाल करूंगा। देखो जरा, ये लिखा हुआ है ए डॉट सी का बार। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं ए इंटू सी का बार इंटू 1, मुझे बताओ क्या ये एक्सप्रेशन गलत है?
नहीं, गलत नहीं है। कैसे बोला? क्योंकि आपको पता है ना मैथमेटिक्स के अंदर अगर किसी भी वैल्यू के साथ 1 को मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास वही सेम टर्म वापस आ जाती है। तो अगर मैं देखो ए सी बार को अगर मल्टीप्लाई करूँ 1 के साथ तो मेरे पास ए सी वापस, मतलब इस ओरिजिनल जो टर्म है ना इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको आपको जैसे मैंने बताया मैथमेटिक्स के अंदर अगर किसी भी टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ओरिजिनल टर्म में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही आगे प्लस है, प्लस लगा दिया। उसके बाद देखो बी और सी बार लिखा हुआ है, तो मैं अगर बी और सी बार को दोस्तों अगर मैं ऐसे लिख दूँ बी सी बार इंटू 1, तो क्या इस ओरिजिनल अगर मैं इसको मतलब इस टर्म को मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या इस ओरिजिनल टर्म में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है 1 के साथ, 1 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो तो उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैंने इस 1 की जगह पे वैल्यू लेके आनी है। अब इस 1 की जगह पे अगर मैं ऐसे लिख दूं ए सी का बार और इस 1 की ये जो ब्रैकेट के अंदर 1 लिखा हुआ है इस 1 की जगह पे मान लो अगर मैं ऐसे लिख दूं ए प्लस ए का बार, तो क्या ये गलत है? नहीं, गलत नहीं है। कैसे भला? ये देखो अगर आपको याद हो तो एक रूल हमने पढ़ा था कि अगर ए प्लस ए बार लिखा हो ना तो वो बेसिकली 1 के बराबर ही होता है। तो देखो मेरे पास 1 था तो मैंने उस 1 की जगह पे ए प्लस ए बार लिख दिया। ऐसे यहाँ पे देखो जरा गौर से, यहाँ पे भी बी और सी बार है, आगे क्या 1 है ब्रैकेट में, तो इस 1 की जगह पे मैं अगर मैं ऐसे लिख दूँ ए प्लस ए बार तो इसका मतलब है 1, ए प्लस ए बार 1 के बराबर होता है, तो इसलिए मैंने 1 की जगह पे ए प्लस ए बार पुट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट अब देखो, नेक्स्ट मुझे यहाँ पे ए प्लस ए बार नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे बी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इस टर्म के अंदर बी मिसिंग था, तो मुझे यहाँ पे इस अंदर ब्रैकेट के अंदर जो मैंने ए प्लस ए बार लिखे ना इसकी जगह पे मुझे बी प्लस बी बार चाहिए। और आपको ये भी मैंने बताया था कि ये एक रूल है, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि मतलब यहाँ पे ए प्लस ए बार ही होगा तो 1 के बराबर होगा। यहाँ पे ए की जगह पे आप कोई भी लिटरल लगा सकते हो, बी सी डी कुछ भी। अगर आप यहाँ पे लिखोगे ना बी प्लस बी बार तो उसका मतलब भी 1 ही होगा, अगर आप लिखोगे ना सी प्लस सी बार तो उसका मतलब भी 1 ही होगा। तो मतलब कहने का ये एक रूल है, ए प्लस ए बार इक्वल टू 1। आप इस ए की जगह पे कुछ भी अपनी मर्जी से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी लिटरल जो है पुट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ए की जगह पे बी पुट कर देता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे नीड है बी की, क्योंकि मैंने इस टर्म के अंदर बी फिल करना था। मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिखा ए सी का बार इंटू बी प्लस बी बार, बी प्लस बी बार ऐसे लिख दिया, प्लस सेम एट इसके ऊपर मैंने सेम वही किया, बी सी का बार है इंटू अंदर मुझे यहाँ पे मिसिंग क्या है, इस टर्म के अंदर मिसिंग है ए, तो मुझे ए चाहिए, तो मैं यहाँ पे ए प्लस ए बार ही लिखूंगा ऐसे ही सेम एट इज ए प्लस ए बार, ये ऐसे सेम एट इज आ जाइएगा। मतलब जो आपको चाहिए, जो मिसिंग होना, जो आपको लिटरल चाहिए होता है वही लिटरल आप उस वेरिएबल के अंदर पुट कर दो। यहाँ मुझे बी चाहिए था मैंने बी पुट कर दिया, यहाँ मुझे ए चाहिए था मैंने ए ही रहने दिया। ठीक है, अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसके ऊपर भी अप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये होता है कि जो अगर कोई वैल्यू किसी भी अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो रही है तो हम उसको अलग अलग कर देते हैं। मतलब ये जो ए सी बार है ये पहले मल्टीप्लाई होगा इस बी के साथ, दरमियान में प्लस रहेगा, फिर उसके बाद ये ए सी बार मल्टीप्लाई होगा देन इस बी बार के साथ। तो मतलब इसको अगर हम लिखें तो इसको कुछ ऐसे लिखेंगे ए सी और बी प्लस ए सी और बी, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सॉरी आप तरतीब से लिखना अल्फ़ाबेटिकली तरतीब, ए बी सी प्लस ए बी सी आगे प्लस ये वाला ये मेन प्लस ये वाला मेन प्लस। इसी तरह आप इसको भी आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करके इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कैसे लिखेंगे हम इसको ए बी सी प्लस ए बी सी। अब इन जिस जिसके ऊपर बार उसके ऊपर बार लगाओ। अब देखो जब हमने यहाँ पे इस ए सी का बार था तो यहाँ पे सी के ऊपर बार आ गया इस पहली टर्म के अंदर, और इसके अंदर बी वैसे ही था बी ऐसे ही आ गया। जब ए सी बार बी बार से मल्टीप्लाई हुआ तो बी के ऊपर भी बार आ गया और सी के ऊपर भी बार आ गया। ऐसे यहाँ भी जिस जिसके ऊपर बार था वो बार लगाओ। तो पहली टर्म के अंदर ए बी सी का बार ए बी सी का बार, दूसरी टर्म के अंदर ए का बार बी सी का बार ए का बार बी सी का बार। तो ये देखो ये हमने फाइनल जो है टर्म बना लिया। ये देखो अब ये 4 टर्म बन गया, 1 2 3 और ये 4। इन 4 टर्म के अंदर देखो कॉमन क्या है, ये देखो ये पहली टर्म और तीसरी टर्म सेम एट इज कॉमन है, तो हम इसको एक दफ़ा लिखेंगे। तो मतलब इसको अगर हम एक दफ़ा लिखेंगे तो ये कैसे लिखी जाएगी ए बी सी का सी के ऊपर बार आ जाएगा, उसके बाद प्लस ये आ जाएगा ए बी सी ए बी के ऊपर बार सी के ऊपर बार प्लस ए के ऊपर बार बी और सी के ऊपर बार। तो इसके ऊपर मैं बार लगा देता हूँ, ये कुछ ऐसे लिखा जाएगा ए बी सी का बार, उसके बाद ए बी का बार सी का बार, उसके बाद ये हमने ऑलरेडी लिखी दी है। ये देखो ए बी सी का बार ए बी सी का बार हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। जो टर्म डुप्लीकेट होती है ना उसको एक दफ़ा सिर्फ लिखते हैं। उसके बाद ए का बार लगा दिया, बी सी का बार लगा दिया। अब देखो ये हमारे पास आ गई है फाइनल एक्सप्रेशन जो कि स्टैंडर्ड एसओपी है। मुझे कैसे पता चला ये स्टैंडर्ड एसओपी है? देखो अगर गौर करो आप, देखो ये 3 टर्म है, पहली दूसरी और तीसरी, और अगर आप गौर करो तो हर टर्म के अंदर
जितने मेरे वेरिएबल थे तीनों पूरे हैं। देखो ए बी सी तीन वेरिएबल थे। देखो पहली टर्म के अंदर ए बी सी, दूसरी टर्म के अंदर ए बी सी, तीसरी टर्म के अंदर ए बी सी। तो अगर आपकी हर टर्म के अंदर जितने वेरिएबल हों उतने वेरिएबल पूरे हों, कंप्लीट हो, तो समझो कि ये एक स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म लिखी हुई है। और ये स्टैंडर्ड एसओपी कैसे बनी है? क्योंकि देखो हर टर्म के अंदर लिटरल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जबकि हर टर्म आपस में प्लस हो रही है। ठीक है, तो यही दोस्तों होती है स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म, और यही साने पूरी सॉल्व करवाई है। अब आगे हमने फाइंड करनी है स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म, लेकिन इसको इंशाल्लाह हम नमाज के बाद कंप्लीट करेंगे, तब तक आप वेट करें। अब दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म की। अब सबसे पहले तो आपको जनरल पीओएस का पता होना चाहिए। तो जनरल पीओएस ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखी थी कि लेट्स से आपके पास कुछ इस तरह से अगर एक्सप्रेशन लिखा हो बी प्लस सी और इनटू ए प्लस सी। अब इसमें देखें ये एक एक्सप्रेशन है, उसके अंदर ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है। अगर आप गौर करो तो ये जो टर्म के अंदर ये जो लिटरल है बी और सी, ये दो लिटरल्स हैं और ये आपस में क्या हो रहे हैं? प्लस हो रहे हैं। इस तरह ये दूसरी टर्म के अंदर ए और जो सी दो लिटरल्स हैं ये आपस में प्लस हो रहे हैं। तो यानी पीओएस की जनरल फॉर्म वो होती है जिसके अंदर हर जो लिटरल है वो आपस में प्लस हो रहा होता है, जबकि जो नंबर ऑफ टर्म है, जैसे ये पहली टर्म है और ये दूसरी टर्म है, जो टर्म होती हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। ये ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन होना। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं पीओएस फॉर्म। अब पीओएस फॉर्म को हमने स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म क्या होती है? वो जैसे आपने अभी पीछे एसओपी में देखा कि स्टैंड ऐसी सेम एट इज़ यहाँ पे भी आपके पीओएस स्टैंडर्ड फॉर्म वो होगी जिसके अंदर मान लो आपके जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है उसमें कितने वेरिएबल हैं। अब यहाँ पे देखिए कितने वेरिएबल हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी, यानी तीन वेरिएबल हैं ए बी सी। अब ये तीनों जो वेरिएबल हैं ये आपकी ये जो दोनों टर्म है ना, तमाम की तमाम जो टर्म होती हैं उनमें कंप्लीट होने चाहिए। अब मुझे ये बताओ क्या आपकी जो तीन वेरिएबल हैं क्या वो पहली टर्म के अंदर मौजूद है? इस पहली टर्म के अंदर कितने वेरिएबल हैं? बी और सी दो हैं, एक नहीं है। मिसिंग कौन है? ए मिसिंग है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इस सेकंड टर्म की अगर बात करें तो इसमें ए और सी है, लेकिन तीसरा जो वेरिएबल बी है वो यहाँ पे मिसिंग है। तो जो मिसिंग हो उसको कंप्लीट करते हैं। जब कंप्लीट हो जाता है तो अगर आपकी हर टर्म के अंदर कंप्लीट नंबर ऑफ वेरिएबल्स मौजूद हो तो उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म। तो चलिए इसको बनाते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे देखें सर ने मैंने एक फॉर्म दी है। जैसे ये देखें फॉर्म है ए, ये एक टर्म, ये तीन टर्म बेसिकली हमेशा दी हैं। ये पहली टर्म है आपकी, ये दूसरी टर्म है और ये तीसरी टर्म है। हर टर्म के अंदर लिटरल प्लस प्लस हो रहे हैं, जबकि हर टर्म आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रही है उसकी। तो दिस इज अ पीओएस। लेकिन हर टर्म के अंदर तीन वेरिएबल हैं। देखो ए बी सी, यहाँ पे ए बी डी, यहाँ पे ए बी सी डी। अब टोटल अगर हम इस पूरी एक्सप्रेशन की बात करें तो इस पूरी एक्सप्रेशन में टोटल कितने वेरिएबल हैं? चार। कैसे बोला? ए बी सी और डी, चार वेरिएबल हैं ए बी सी और डी। मुझे ये बताएं आपके इन चार, ये जो तीन टर्म है इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर, हर टर्म के अंदर क्या क्या कंप्लीट वेरिएबल मौजूद है चारों के चारों? नहीं। इस अगर हम पहले टर्म की बात करें तो जैसे यहाँ पे सारे आप इसको सॉल्व करके दिखा रहे हैं, तो ये देखो अगर हम इस पहली टर्म की बात करें तो इसके अंदर एक वेरिएबल मिसिंग है। कौन सा बोला? डी। अगर हम इस दूसरी टर्म की बात करें तो इसके अंदर सी मिसिंग है। अगर हम इस तीसरी टर्म की बात करें तो इसके अंदर क्या मिसिंग है? ए बी सी डी। इसमें कुछ भी मिसिंग नहीं है, इसमें चारों पूरे हैं। तो दोस्तों जिस तरह आपने ऊपर देखा था कि अगर आपने एक जनरल एसओपी फॉर्म को कन्वर्ट करना हो स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में, तो आप उसमें जो रूल यूज़ करते हो वो है ए प्लस ए का बार इक्वल टू 1, ये वाला रूल इस्तेमाल करते हो। इसी तरह दोस्तों अगर आपने पीओएस फॉर्म को स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो उसका जो रूल हम यूज़ करते हैं वो ए इंटू ए बार इक्वल टू 0, ये रूल इस्तेमाल करते हैं। चलिए करें ज़रा हम ये रूल इस्तेमाल। चलें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पहली अपनी टर्म को देखेंगे और इस टर्म के अंदर हम जो है वो क्या फिल करना, हमने डी फिल करना है। कैसे डी फिल करेंगे वो मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे डी फिल करके दिखाऊँ आपको। तो एक टर्म मैं करके दिखा देता हूँ, दूसरी टर्म आप खुद कर लेना। तो पहली टर्म में करता हूँ ये वाली सॉल्व। ए प्लस बी बार, क्या लिखा हुआ है हमें गिवन है? ए प्लस बी बार, ठीक है, प्लस आगे क्या है इस टर्म के अंदर? सी, प्लस सी है। तो यहाँ में लिख दिया सी। तो ये पहली टर्म है आपकी इस क्वेश्चन की, इस जनरल पीओएस की ये पहली टर्म मैंने लिख ली है, ये वाली जिसमें डी मिसिंग है। इसको मैं कंप्लीट करता हूँ। तो डी मिसिंग कंप्लीट करने के लिए देखिए मैंने क्या किया, मैंने इस पूरी टर्म को अगर मैं प्लस करूँ किसके साथ? ज़ीरो के साथ। तो मुझे ये बताएं क्या इस ओरिजिनल टर्म में कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस ओरिजिनल के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये ब्रैकेट मैंने लगा दिया, ये ब्रैकेट आप ना भी लगा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे भी आप कर सकते हो इसको, प्लस 0 ऐसे। तो मुझे ये बताएं दोस्तों, अगर हम ऐसे लिखें ए प्लस बी बार प्लस सी प्लस 0,
क्या इस पूरी टर्म पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता मैथमेटिक्स का रूल है, अगर किसी भी वैल्यू के साथ जीरो को प्लस किया जाए तो जवाब वही आपका ओरिजिनल ही आ जाता है वापस। ठीक हो गया। अब प्लस जीरो का मतलब क्या है, मैंने यहाँ पे जीरो क्यों लिखा? क्योंकि मैंने इस जीरो की जगह पे अपना रूल पुट करना है। अब ये जीरो की जगह पे आप अगर ए इंटू ए बार लिख दो तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है ना ए इंटू ए बार जो है वो जीरो के बराबर होता है। तो मैंने देखें, मैंने क्या किया, जरा गौर अब कीजिएगा। मैंने क्या किया, मैंने ना इस पूरी टर्म के अंदर क्या लिख दिया, ए प्लस बी का बार प्लस सी प्लस इस जीरो की जगह मैंने लिख दिया ए और ए बार इंटू ए बार, ये लिख दिया। तो क्या अभी फर्क पड़ा? नहीं, फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं फर्क पड़ा? क्योंकि आपको पता है ये ए इंटू ए बार जो जीरो के बराबर होता है, तो ए इंटू ए बार का मतलब यहाँ पे जीरो ही है। ठीक है, और जीरो को प्लस करेंगे तो वही सेम रकम वापस, वही सेम टर्म वापस आ जाएगी। चलें, ये हमने इतना इतना सॉल्व कर लिया। अब ये देखें जरा, मुझे मुझे यहाँ पे इस टर्म के अंदर चाहिए क्या था? मुझे इस टर्म के अंदर डी चाहिए था, तो मैं इस ए इंटू ए डॉट ए बार की जगह पे डी पुट कर दूंगा, क्योंकि मुझे जो जो लिटरल मुझे चाहिए होता है ना टर्म के अंदर, मैं वो पुट करता हूँ अपने रूल के अंदर। तो यहाँ मुझे ए नहीं चाहिए, मुझे डी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे डी इंटू डी बार पुट कर दूंगा। मतलब इस ए इंटू ए बार की जगह पे मैं डी इंटू डी बार पुट कर दूंगा। तो यानी जो रकम नई टर्म आएगी वो कुछ इस तरह की बनेगी, ए प्लस बी का बार प्लस सी प्लस डी इंटू डी बार। ठीक है, अब जरा गौर करना आगे। अब दोस्तों ये अगर आप गौर करो तो देखो, डी इंटू डी बार ये दो लिटरल्स हैं, ये दो लिटरल्स हैं। ठीक है, और ये अलग अलग लिटरल्स हैं। अभी इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको पता है क्या कहता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये कहता है कि अगर इस तरह से सिंगल सिंगल लिटरल हो और उन सिंगल सिंगल लिटरल के साथ कोई भी लिटरल, कोई भी एक सिंगल लिटरल मल्टीप्लाई हो रहा हो, या जो है ना वो दो लिटरल इकट्ठे लिखे हो, तो उनको आपस में हम जो है ना वन पे वन मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ प्लस कर देते हैं उनको आपस में। तो देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है ना इसका मतलब क्या, ये जो बाहर वाला डी प्राइम है ना, ये जो डी प्राइम है, पहले ये इस पूरी टर्म के साथ लिखा जाएगा प्लस हो गए, फिर ये जो डी है ये इसको पूरी टर्म के साथ लिखा जाएगा। इसको आप और अगर आसानी से समझना तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और आपको अगर आसानी से समझना है इसको तो आप इसको कुछ ऐसे लिख सकते हो, डी इंटू डी बार प्लस ए प्लस बी का बार प्लस सी। ऐसे आप अब आपको जल्दी समझ आ जाएगी। देखो अब हम क्या करेंगे, अब ये डी इंटू डी बार का मतलब क्या है कि ये जो डी है ये इस पूरी की पूरी टर्म से पहले प्लस होगा, फिर उसके बाद ये जो डी बार है फिर ये जो है इस पूरी टर्म के साथ प्लस होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के थ्रू। ठीक है, तो अगर मैं इसको पूरा लिखूँ अब तो ये ऐसे लिखा जाएगा, ए प्लस बी बार प्लस सी प्लस डी, एक टर्म ये बन जाएगी। उसके बाद ये डी बार अब इन सब के साथ प्लस होगा, तो उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का बार प्लस सी और प्लस डी का बार। ठीक है, ये नहीं, ये दूसरी टर्म बन गई कि एक दफ़ा ये पूरी टर्म डी के साथ लिखी जाएगी और एक दफ़ा ये पूरी टर्म डी बार के साथ लिखी जाएगी। तो ये देखें दो टर्म हमारे पास आ गई हैं। अब ये जो दो नई टर्म आई हैं इनमें मुझे बताएं क्या वेरिएबल कंप्लीट है? यस, इस पहले टर्म में देखो ए बी सी डी चारों हैं, इस दूसरी टर्म में देखो ए बी सी डी चारों कंप्लीट है। तो यही सर ने भी किया है, अगर गौर करो तो आप देखो सर ने लेकिन रिजेक्ट कर दिया। ये देखो ए प्लस बी बार प्लस सी डी का बार, ए प्लस बी का बार प्लस सी प्लस डी, ये देखो वही सेम आंसर जो मैंने निकाल के दिखाया आपको। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट इसको भी सर ने ऐसे सॉल्व किया। ये जो दूसरी टर्म थी ना जिसमें सी की कमी है, इसको भी सर ने ऐसे सॉल्व किया। सिर्फ सर ने क्या किया कि इसके अंदर जहाँ मैंने लिखा था ना ए इंटू ए बार की जगह पे डी इंटू डी बार, वहाँ पे सर ने सी इंटू सी बार लिख दिया डी की जगह पे। तो वही सेम देखें फार्मूला वो आ गया, ए प्लस, ये देखें इस पूरी रकम को आपने पहले एक दफ़ा सी के साथ लिखना है। ये देखो ए प्लस बी प्लस सी का बार, सी बार प्लस डी बार, आगे उसके बाद इसी सेम रकम को एक दफ़ा आपने सी के साथ लिखा। देखो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का बार, मतलब वही लिख दिया। और उसके बाद ये जो लास्ट वाली थी इसमें वैसे ही कंप्लीट थे चारों वेरिएबल, तो उसको हमने वैसे सेम एज इट इज़ लिख दिया। तो दिस इज़ अ स्टैंडर्ड POS फॉर्म। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट अब देखते हैं जी, कन्वर्टिंग टू स्टैंडर्ड SOP एंड POS। यानी वो अब यहाँ पे बस ये बताना चाह रहा है, वो कहता है हम अपनी जनरल SOP और जनरल POS को स्टैंडर्ड SOP और स्टैंडर्ड POS में क्यों कन्वर्ट करते हैं, वाई, क्यों का जवाब पूछ रहा है वो आपसे। तो बेसिकली यहाँ पे उसने जवाब खुद ही दिया, कहता है देयर आर सीवरल रीजंस, कहता है हमारे पास बहुत सी रीजंस हैं फॉर कन्वर्टिंग SOP एंड POS फॉर्म्स इनटू स्टैंडर्ड SOP एंड POS फॉर्म रिस्पेक्टिवली। कहता है बेसिकली हमारे पास बहुत सी वजूहात हैं डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के अंदर जिसकी वजह से हम अपनी जनरल जो SOP और POS फॉर्म है इनको स्टैंडर्ड SOP और POS फॉर्म में
कन्वर्ट करते हैं। इसका बस यही आपने इतना बस याद रखना है कि बहुत सी रीज़न है। वो रीज़न कौन कौन सी हैं वो अगर आपको मैं बताऊँ तो वो सिंपल देखें। आगे चल के आपने एक रूल इस्तेमाल करोगे ट्रुथ टेबल के अंदर दोस्तों आपकी एसओपी और पीयूएस फॉर्म का स्टैंडर्ड एसओपी और पीयूएस फॉर्म में कन्वर्ट होना लाजमी होता है। फिर आप इजीली जो है अपनी जो ट्रुथ टेबल है उसको सॉल्व कर लेते हो। एक रीज़न ये होगी। दूसरी रीज़न आगे चल के ना आप अपनी बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करोगे यूजिंग कनौज मैप। कनौज मैप को हम शॉर्टली के मैप भी कहते हैं। तो के मैप के अंदर भी बेसिकली हम अपनी एक्सप्रेशन को बहुत ईजीली सॉल्व कर लेते हैं अगर वो स्टैंडर्ड एसओपी और स्टैंडर्ड पीयूएस में लिखी हो। तो ये दो रीजंस मैंने आपको बताई हैं, और भी बड़ी सी रीजंस होंगी। तो बस आपने इतना याद रखना कि डिफरेंट रीजन की वजह से हम इनको कन्वर्ट करते हैं। अब बात इतनी, अगला टॉपिक आ गया मिन टर्म एंड मैक्स टर्म। व्हाट इज मिन टर्म एंड व्हाट इज मैक्स टर्म। तो चलिए यहाँ पे बताता हूँ आपको व्हाट इज मिन टर्म एंड मैक्स टर्म। दोस्तों जो आपकी मिन टर्म होती है ना, दिस इज मिन, सॉरी पहले मैं आपको बताता हूँ एसओपी। आपको ना एसओपी अभी आप पढ़ के आए हो। एसओपी एसओपी क्या होती है? सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब ये है कि जनाब जिसमें आपकी हर जो लिटरल है वो आपस में मल्टीप्लाई होता है और जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो आपस में सम होती हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं एसओपी फॉर्म। दोस्तों एसओपी फॉर्म को बेसिकली हम मिन टर्म भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मिन। इसका दूसरा नाम है मिन टर्म, और इसको हम सम टर्म भी कहते हैं। इसको हम सम टर्म भी कहते हैं। चूंकि इसको सम टर्म क्यों कहते हैं, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि एसओपी में क्या होता है, जिसमें हम हर टर्म को प्लस करते हैं, इसलिए इसको सम टर्म भी। इसके तीन नाम है, एसओपी, मिन टर्म या फिर सम टर्म। ऐसे दोस्तों आपके पास दूसरी एक फॉर्म है पीयूएस। इसका मतलब क्या है? प्रोडक्ट ऑफ सम, जिसमें क्या होता है आपकी हर जो लिटरल है वो सम होता है और जो आपकी हर टर्म है वो आपस में प्रोडक्ट होती है। तो दोस्तों पीयूएस फॉर्म का दूसरा नाम है मैक्स टर्म। इसको दूसरा नाम है मैक्स टर्म, और इसका तीसरा नाम है, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट टर्म। इसको प्रोडक्ट टर्म भी कहते हैं, प्रोडक्ट टर्म। ठीक है, तो ये इनके तीन तीन नाम है, एसओपी या मिन टर्म या सम टर्म, पीओएस या मैक्स टर्म या फिर प्रोडक्ट टर्म। अब आपको पेपर में अगर ये एमसीक्यूज में सर पूछ सकते हैं कि बताओ एसओपी का शॉर्ट का दूसरा नाम क्या है, मिन टर्म या मैक्स टर्म क्या है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये याद, आपने तीनों नाम इसके भी याद रखने हैं और ये तीनों नाम इसके भी आपने याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद उसको और बड़ी सी मजे मजे बातें हैं वो मैं आपको जल्दी जल्दी यहाँ पे बता दूँ। देखो जरा गौर करना। अब जो एसओपी होती है ना, एसओपी, इसके अंदर जो वेरिएबल होता है ना, जैसे ए बी सी डी, जो सिंगल वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ठीक है, और जो इन वेरिएबल्स का कंप्लीमेंट होता है ना, जैसे ए कंप्लीमेंट, इसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो मतलब एसओपी फॉर्म के अंदर वेरिएबल की वैल्यू हमेशा 1 होती है जबकि उसकी कंप्लीमेंट की वैल्यू 0 होती है। इसी तरह दूसरा आपने याद रखना हमेशा, ये भी आपको एमसीक्यूज में सारे पूछ सकते हैं। उसके बाद पीओएस के अंदर आपने हमेशा याद रखना है कि इसके अंदर वेरिएबल की वैल्यू हमेशा 0 होती है जबकि उसके कंप्लीमेंट की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 1 होती है। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद और भी रूल है कुछ, वो भी याद रखना आपने। एसओपी फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 1 लगाते हैं, पीयूएस फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 0 लगाते हैं। ये भी बात याद रखिए। जहाँ मतलब जहाँ पे आपने एसओपी का यानी मिन टर्म का रिजल्ट लिखना हो ना, वहाँ पे आप 1 लगाओगे। जहाँ पे आपने मैक्स टर्म यानी पीयूएस का रिजल्ट लिखना हो वहाँ पे आप 0 लगाओगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको मतलब आपके एमसीक्यूज के हवाले से और शॉर्ट के हवाले से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपने जितनी बातें बताई हैं ये सारी आपने याद रखनी है मिन टर्म और मैक्स टर्म के हवाले से, और इनके नाम को मर्ज नहीं करना। ये ना हो सर पूछे एसओपी को क्या कहते हैं तो आप वहाँ पे लिख दो मैक्स टर्म, और वहाँ पे पूछे मैक्स टर्म किसको कहते हैं आपको एसओपी को। ठीक है, तो ये गलत नहीं करना आपने। ठीक है, कंबाइन नहीं करना एक दूसरे को, ये अलग अलग याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये हमने सारा सीख लिया। अब यहाँ पे देखो ज़रा, यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं ए बी और सी। यहाँ पे ऊपर भी देखें सर ने बताया हुआ है स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म एज नोन एज मिन टर्म, और इसको हम सम टर्म भी कहते हैं। इन द स्टैंडर्ड पीयूएस फॉर्म एज नोन एज मैक्स टर्म। ठीक है, समझ लगी बात की? अच्छा जी, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट चलते हैं जी। अच्छा आगे ए बी और सी, ए बी और सी 3 वेरिएबल्स हैं। इनके अंदर इनकी डिफरेंट वैल्यू लिखी हुई हैं। ये वैल्यूज बेसिकली बाइनरी है, पहले ये 0 की बाइनरी है, फिर 1 की बाइनरी है, फिर 2 की बाइनरी ऐसे लिखी हुई है। अब ये इसकी मिन टर्म के अंदर ये वैल्यू कैसे आई हैं वो आपको मैंने अभी भी बता गया हूँ ना। मिन टर्म में हम क्या करते हैं, बेसिकली मिन टर्म में मल्टीप्लिकेशन होती है। मिन टर्म में क्या होती है? लिटरल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। और यहाँ पे मेरे ख्याल से मैं एक छोटी सी मिस्टेक कर गया हूँ, वो ये कर गया हूँ प्रोडक्ट टर्म इन द स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म एज नोन एज मिन टर्म। यहाँ पे मैं छोटी सी मिस्टेक कर गया हूँ। ये देखो, ये मैं उल्टा ये नाम उल्टा लिख गया हूँ। ये जो नाम है मैं उल्टा लिख गया हूँ। ये इसको प्रोडक्ट सम एसओपी का दूसरा नाम मिन टर्म, और इसको हम प्रोडक्ट टर्म भी कहते हैं, और इसका प्रोडक्ट टर्म नहीं, इसको सम टर्म कहते हैं। ये मैं छोटा सा यहाँ पे ब्लंडर कर गया हूँ, ऊपर नीचे कर गया हूँ। इसको प्रोडक्ट टर्म कहते हैं एसओपी, जिसको मिन टर्म कहते हैं उसको प्रोडक्ट टर्म कहते हैं, और जो पीओएस है उसको मैक्स टर्म या फिर सम टर्म कहते हैं। प्रोडक्ट टर्म नहीं इसको कहते हैं। इसको सम टर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर हर लिटरल आपस में
क्या हो रहा होता है, सम हो रहा होता है, इसलिए इसको सम टर्म कहते हैं। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, एसओपी में लास्ट पे क्या आ रहा है, पी, तो आप इसे याद रख लो ऐसे कि इसको प्रायर टर्म कहेंगे। और इसका शॉर्टकट आप ऐसे याद रख सकते हो, ये देखो जरा, पीओएस के लास्ट पे क्या आ रहा है, एस, यानी इसको सम टर्म कहते हैं। ठीक है, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। तो ये थोड़ा सा मैं ब्लंडर कर गया था, वो आपने सही कर लेना, करेक्ट कर लेना। तो ये देखें सर ने भी यहाँ बताया हुआ है, एसओपी को मेन टर्म भी कहते हैं और इसको प्रायर टर्म्स भी कहते हैं। और उसके बाद इस सम टर्म को हम पीयूएस भी कहते हैं और मैक्स टर्म भी कहते हैं। तो ये आपने याद रखना है। आगे यहाँ पे देखें जरा, अब यहाँ पे देखें मेन टर्म के अंदर सर ने मल्टीप्लिकेशन क्यों की हुई है इन सबको आपस में, ए बी सी की वैल्यू को, क्योंकि आपको पता है कि मेन टर्म किसको कहते हैं, एसओपी को। और एसओपी में क्या होता है, एसओपी में हर जो लिटरल है वो आपस में मल्टीप्लाई होता है, हर लिटरल जो आपस में मल्टीप्लाई होता है, इसलिए ए बी सी को मल्टीप्लाई किया हुआ है। उसके बाद इनके ऊपर बार क्यों लगा हुआ है, क्योंकि आपको याद है ना, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि एसओपी यानी मेन टर्म के अंदर अगर वेरिएबल की वैल्यू अगर हो 1, तो इसका मतलब वो एक सिंगल, मतलब वो एक वेरिएबल है। अगर वैल्यू 0 लिखी हो तो वो इसका मतलब वो मतलब कंप्लीमेंट है। तो यहाँ पे देखो जरा गौर करो, ए बी सी डॉट इसलिए आया क्योंकि वो एक मिन टर्म है, ऊपर बार इसलिए आया क्योंकि देखो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 0, तो हमने ए के ऊपर बार लगा दिया। यहाँ बी की वैल्यू क्या है 0, तो ए बी के ऊपर बार लगा दिया। सी की वैल्यू क्या है 0, तो सी के ऊपर बार लगा दिया। मैक्स टर्म के अंदर क्या होता है कि अगर वैल्यू 0 हो तो उसका मतलब वो वेरिएबल है, अगर वैल्यू 1 हो तो उसका मतलब वो कंप्लीमेंट है। तो यहाँ पे देखो जरा गौर करो, यहाँ पे ए बी और सी के दरमियान प्लस इसलिए आया क्योंकि ये मैक्स टर्म है, और मैक्स टर्म को हम सम टर्म भी कहते हैं। ये देखो मैक्स टर्म को हम सम टर्म भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर प्लस हो रहा होता है हर लिटरल आपस में। ये देखो हर लिटरल आपस में प्लस हुआ, प्लस इसलिए आ रहा है। दूसरी बात, इसमें ए बी सी को कैसे हमने लिखा है, यहाँ पे ये देखो पहली वैल्यू किसकी है 0, पहली वैल्यू ए की क्या है 0, तो 0 की जगह पे ये 0 किसकी वैल्यू ए की, तो हमने ए डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि उसने क्या कहा था बोला अगर वैल्यू 0 होगी तो आपने डायरेक्ट वेरिएबल लिख देना। तो यहाँ देखो ए लिख दिया, बी की वैल्यू क्या है 0, बी लिख दिया, सी की वैल्यू 0, सी लिख दिया। अगर यहाँ भी मान लो वैल्यू होती 1 तो फिर हमने सी के ऊपर कंप्लीमेंट लगा देना था, ऐसे बार लगा देनी थी। ठीक है, तो ये आपने चीज़ें याद रखनी है, बस ये ऐसे ऐसे सारे बताया हुआ है। आगे आता है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट टर्म ऑफ मिन टर्म। कहता है अगर आपने मिन टर्म को, जिसको हम प्रायर टर्म भी कहते हैं, उसको बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो बड़ा आसान है। देखो मान लो ये आपके पास एक टर्म लिखी हुई है, इसको अपनी बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो बड़ा आसान है। देखो मेन टर्म के अंदर क्या होता है, अगर वेरिएबल हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है ए, तो ए की जगह इनपुट कर देंगे 1, बी लिखा हुआ है तो बी की जगह इनपुट कर देंगे 1। ठीक है, सी बार है तो सी बार का मतलब है 0, मतलब जहाँ पे बार होगी वहाँ पे 0, जहाँ पे बार नहीं है वहाँ पे 1। उसके बाद आगे क्या प्लस का सिंबल है तो प्लस लगा देंगे, प्लस लगा दिया। उसके बाद क्या ए 1 लगा देंगे, बी बार है 0 लगा देंगे, सी बार है 0 लगा देंगे। ठीक है, आगे प्लस। ठीक है, उसके बाद ए बार है, ए बार का मतलब क्या है, यहाँ पे ए बार का मतलब है 0। उसके बाद बी लिखा हुआ है तो बी का मतलब है 1, सी बार लिखा हुआ है तो उसका मतलब है 0। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये आप देखो जरा, पहली टर्म के अंदर पहली टर्म ये थी ना ए बी का बार, इसमें देखो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 0। देखो मेरी भी वही आंसर है, ए 1, बी 1 और सी की वैल्यू 0। उसके बाद देखो दूसरी टर्म में क्या हो रहा है, दूसरी टर्म में क्या आंसर है 1 0 0। देखो मेरा भी वही आंसर है 1 0 0। तीसरी टर्म में देखो 0 1 0, तो ये देखो 0 1 0। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये ऐसे क्यों कह रहा है कि ये पहली टर्म ए बी सी का प्राइम भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, ये ऐसे क्यों कह रहा है, क्योंकि दोस्तों आपको मैंने अभी भी बताया था कि मिन टर्म की हर टर्म को हम जो है वो 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको मैंने अभी बताया था ना, ये देखिए मैंने यहाँ बताया था कि एसओपी की फॉर्म के अंदर यानी मिन टर्म को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और मैक्स टर्म को हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं उसके आउटपुट को। तो यहाँ पे बेसिकली वो कह रहा है कि अगर इस ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पे आंसर 1 आएगा, क्योंकि ये मिन टर्म है और मिन टर्म के अंदर 1 लगाते हैं मिन टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब बात करते हैं मैक्स टर्म की। तो मैक्स टर्म के अंदर ये कुछ टर्म दी गई हैं 1 2 3 4 और 5। अब इन 1 बाय 1 हर टर्म को हम फिल करेंगे। अब देखो हर टर्म के आगे 0 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि दिस इज अ मैक्स टर्म, दिस इज अ मैक्स टर्म। मैक्स टर्म में मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था मैक्स टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके आउटपुट को हम 0 लगाते हैं। तो यहाँ पे देखो हर टर्म के आगे 0 इसलिए लगा हुआ है क्योंकि दिस इज अ मैक्स टर्म। ठीक है, और अब कहता है ये इस टर्म का जो आंसर है वो मैक्स टर्म में कब कन्वर्ट होगा बोला, जब यहाँ पे देखो ए क्या है, ए डायरेक्ट है मतलब उसके बाद बार नहीं है। तो उसने क्या कहा था बोला कि मैक्स टर्म के अंदर अगर बार ना हो तो 0 लगाते हैं, अगर बार हो तो उसको 1 लगाते हैं। तो देखो यहाँ पे ए के ऊपर बार नहीं है तो यहाँ देखो ए इक्वल टू 0 लगा दिया, बी के ऊपर बार है मतलब बी इक्वल टू 1, उसके बाद सी के ऊपर कुछ भी नहीं है मतलब सी इक्वल टू 0 और डी इक्वल टू 1। तो ऐसे ही आपने सारा पुट कर देना। तो जहाँ पे बार नहीं होगी वहाँ पे 0, जहाँ पे बार होगी वहाँ पे 1 मैक्स टर्म की सूरत में, और मिन टर्म की सूरत में इसके ऑपोजिट होता है। ठीक है, और मैक्स टर्म के अंदर रिजल्ट को 0 से पुट करते हैं और असाइन करते हैं और ऊपर जो है मिन टर्म के अंदर 1। आगे
कन्वर्टिंग स्टैंडर्ड एसओपी इनटू स्टैंडर्ड पीयूएस। कहता है अगर आपने स्टैंडर्ड एसओपी को पीयूएस स्टैंडर्ड पीयूएस में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, या स्टैंडर्ड पीयूएस को स्टैंडर्ड एसओपी में कन्वर्ट करना हो, तो कहता है वो भी हम कर सकते हैं। कैसे, उसका भी कहता है एक तरीका है। वो तरीका क्या उसने, वो ये तरीका उसने बताया। कहता मान लो ये एक आपके पास स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म लिखी हुई है। पहले तो आप ये चेक करो ये एसओपी फॉर्म स्टैंडर्ड लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई। तो स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म की पहचान क्या होती है कि इसकी हर टर्म के अंदर नंबर ऑफ वेरिएबल कंप्लीट होते हैं। तो पहले आप ये देखो इस पूरी एक्सप्रेशन में कितने वेरिएबल है, 3 है, ए बी सी। अब देखो हर टर्म के अंदर ए बी सी पूरा, यस यस, ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी और ए बी सी पूरे वेरिएबल है। दिस इज अ स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म। अब इस स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म को अगर आपने दोस्तों पीयूएस में कन्वर्ट करना हो तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपने इस स्टैंडर्ड एसओपी की पहले बाइनरी फाइंड कर लो। तो बाइनरी फाइंड करने का तरीका मैंने अभी अभी आपको ऊपर बताया कि जहाँ पे एसओपी के अंदर जहाँ पे बार होगी वहाँ पे आप 0 लगाओगे, जहाँ पे 1 बार नहीं होगी वहाँ पे आप 1 लगाओगे एसओपी फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो अब चलें इसको देखो, यहाँ पे ए बार है इसका मतलब 0, बी बार है यहाँ पे पुट कर मैं 0, ये भी 0 है और ये भी 0 है। इस टर्म के अंदर क्या हो रहा है, इस टर्म के अंदर देखें ये भी ए बार 0, बी 1 और बी सी बार 0। यहाँ पे देखें ये 0 है, ए बार 0, बी 1 और सी 1। उसके बाद ये 1 और बी बार 0 और सी 1। इसके बाद यहाँ पे ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1। अब ये आपने बाइनरी फाइंड कर लिया, ठीक है। अब इन बाइनरीज का आपके डेसिमल इक्विवेलेंट बताओ क्या है। तो डेसिमल इक्विवेलेंट कैसे बताते हैं, जब दोस्तों, और एक और बात यहाँ पे डेसिमल इक्विवेलेंट क्या आएगा बोला, देखो 0 0 0 डेसिमल इक्विवेलेंट है 0, ओके ना। 0 की बाइनरी 0 0 0 होती है। अच्छा ये 0 10 ये किसकी बाइनरी है, ये 2 की बाइनरी है। 0 11 ये 3 की बाइनरी है। 101 ये 5 की बाइनरी है। 111 ये 7 की बाइनरी है। तो इस तरह देखो मैंने उसकी मतलब डेसिमल इक्विवेलेंट फाइंड कर लिया। अब ये जो डेसिमल इक्विवेलेंट आपने फाइंड किया ना किसका, एसओपी फॉर्म का, तो दोस्तों इस डेसिमल इक्विवेलेंट को बेसिकली हम कैनोनिकल सम कहते हैं। क्या कहते हैं, कैनोनिकल सम कहते हैं। तो एसओपी फॉर्म का जब आप उसकी बाइनरी से डेसिमल इक्विवेलेंट फाइंड करते हो उसका, तो इसको हम कहते हैं कैनोनिकल सम। ये एक एक्स्ट्रा नाम, एक चौथा नाम आ गया कैनोनिकल सम। और ये कैनोनिकल सम कब बनता है, जब आप अपनी एसओपी स्टैंडर्ड फॉर्म की बाइनरी बनाने के बाद उस बाइनरी को डेसिमल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर दो। और इस कैनोनिकल सम को लिखते कैसे हैं, ऐसे। अगर आपने एसओपी फॉर्म का कैनोनिकल सम लिखना हो तो उसके लिए लिखते हैं समेशन का साइन, आगे फिर जितने वेरिएबल हो वो बताते हैं, आगे फिर राउंड ब्रैकेट के अंदर जो हमने डेसिमल इक्विवेलेंट फाइंड किया ना, ये डेसिमल इक्विवेलेंट 1 बाय 1 लिख देना। देखो पहला डेसिमल इक्विवेलेंट 0 तो 0, उसके बाद कॉमा, दूसरा इक्विवेलेंट 2 तो 2 लिख दिया, 3 है तो 3 लिख दिया, कॉमा 5 है तो 5 लिख दिया, 7 है तो 7 लिख दिया। दिस इज अ डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ दिस स्टैंडर्ड एसओपी एंड दिस स्टैंडर्ड एसओपी नोन एज अ कैनोनिकल सम। इसको कैनोनिकल सम कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसका जो फाइनल जो बूलियन एक्सप्रेशन था जो हमें गिवन था वो हमने यहाँ पे वैसे इक्वल वैसे लगा दिया। मतलब ये जो बूलियन एक्सप्रेशन है ये बेसिकली इस कैनोनिकल सम के बराबर है। अब हमने देखना है दोस्तों कि इस कैनोनिकल सम के अंदर हमें क्या क्या मिसिंग है। देखो टोटल यहाँ पे कितनी वैल्यूज होनी चाहिए थी। पहले ये बताओ कितने वेरिएबल हैं आपके इस पूरी एक्सप्रेशन में, कितने वेरिएबल हैं, 3। तो ये कैसे पता चलेगा कि आपकी इस कैनोनिकल सम में कौन कौन सी वैल्यू मिस है। तो बड़ा आसान है, पहले ये देखो कि आपको जो एक्सप्रेशन गिवन की गई थी उसमें कितने टोटल वेरिएबल थे, 3। तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। तो इसका मतलब यहाँ पे 0 से लेकर 7 तक 8 वैल्यू होनी चाहिए थी। यहाँ पे कितनी है, 0 है, यस है, 1 है, नहीं है, तो 1 इसका मतलब मिस है, तो 1 लिख दिया मैंने साइड पे। 2 है, 2 है, 3 भी है, 4 नहीं है तो 4 लिख दिया, 5 है या 6 नहीं है तो 6 लिख दिया। ये ले मैंने आपको ये भी प्रूफ कर दिया कि ये देखें ज़रा, हमने ये भी प्रूफ कर लिया कि हमें ये जो स्टैंडर्ड एसओपी गिवन थी इसके अंदर हमें 1, 4 और 6 ये 3 टर्म जो है वो मिसिंग है। अब इन 3 टर्म को हम जो है कैसे लिखेंगे, पीयूएस फॉर्म के अंदर। जब भी दोस्तों आपने स्टैंडर्ड एसओपी को कन्वर्ट करना हो पीयूएस फॉर्म के अंदर, तो उसके लिए आप क्या करते हो कि सबसे पहले ये तरीका सारा समझ आ गया कि पहले जो स्टैंडर्ड गिवन हो एसओपी का उसकी पहले बाइनरी फाइंड करते हैं, फिर उस बाइनरी से उसका डेसिमल इक्विवेलेंट मतलब कैनोनिकल सम फाइंड करते हैं, फिर उस कैनोनिकल सम में ये चेक करते हैं कि आपकी कौन कौन से नंबर मिसिंग है, कौन कौन से टर्म मिसिंग है। तो मैंने कहा 1, 4 और 6 ये मिसिंग है। अब आपने 1 की बाइनरी फाइंड करो, तो 1 की बाइनरी क्या होती है, 0 0 1। 4 की बाइनरी क्या होती है, 4 की बाइनरी होती है 0 सॉरी 1 0 0। 6 की बाइनरी होती है 1 1 0। चले बाइनरी लिख दी, जो जो टर्म मिसिंग थी उसकी मैंने बाइनरी लिख दिया। अब इस बाइनरी के अकॉर्डिंग आप इसका पीयूएस एक्सप्रेशन लिखो। कैसे बोला, बड़ा आसान है। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर वहाँ अगर 0 लिखा हो तो उसका मतलब है वो एक वेरिएबल है, और अगर 1 लिखा हो पीयूएस के अंदर उसका मतलब है वो एक कंप्लीमेंट है। तो यहाँ पे देखो, और ये तीन के जोड़े हैं ना, ये देखो 3 का जोड़ा ये है, 3 का जोड़ा ये है, 3 का जोड़ा ये है। इसका मतलब ये पहली वैल्यू, पहला जो डिजिट है वो 1 है, फिर बी, फिर सी। अब देखो पहली वैल्यू क्या 0, यानी ए के ऊपर
ए के ऊपर बार नहीं आएगा, क्योंकि ये जीरो उसने क्या कहा था एसओपी यानी मैक्स टर्म के अंदर जीरो का मतलब होता है वेरिएबल, सिंगल मतलब डायरेक्ट वेरिएबल। उसके बाद यहाँ पे जीरो है, जीरो मतलब बी, उसके बाद सी, पहले सबके ऊपर ए बी सी लिखा दो, ए बी और सी, इसके ऊपर भी ए बी और सी। अब बार देखो किस किसके ऊपर आएगा, देखो यहाँ पे जीरो था बार नहीं आएगा, यहाँ पे जीरो नहीं बार आएगा, वन बार आएगा, क्योंकि मैक्स टर्म के अंदर वन हो तो बार आता है। अब देखो यहाँ पे वन है तो बार आ जाएगा इसके ऊपर, यहाँ पे ए और बी के ऊपर बार आ जाएगा, क्योंकि पहली दो वैल्यू वन वन है। तो लो जी हमने जनाब अब इन तमाम टर्म को मैंने ऐसे नहीं लिखना है, इसके अंदर प्लस प्लस लगाना था, क्योंकि आपको ना पीयूएस के अंदर मतलब हर लिटरल आपस में प्लस होता है, तो उसका हमने कैसे लिखना था ऐसे, ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो इसको हमने ऐसे लिखना था, चलें यहाँ भी लिख देता हूँ, बल्कि यहाँ पे देखो पहली टर्म अब क्या लिखी है आपने, ए बी सी का कंप्लीमेंट, तो यहाँ पे लिखना था आपने ए प्लस बी प्लस सी का कंप्लीमेंट, ये आपकी बन गई पहली टर्म जो कि वन से हमने फाइंड की है। उसके बाद ये जो टर्म है इसको लिखो, तो ब्रैकेट के अंदर लिखो क्या बोला, एस ओ पी यू एस को ब्रैकेट में लिखते हैं। अब ए प्राइम ए का कंप्लीमेंट बी सी, तो ए का कंप्लीमेंट है प्लस बी प्लस सी, ये लिख दिया। अगली टर्म लिखो, अगली क्या, ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट और सी, तो लिखो ए का कंप्लीमेंट प्लस बी का कंप्लीमेंट प्लस सी। ये लो जी हमने इसकी देखो एस पी यू एस फॉर्म बना लिया। कैसा, देखो यानी कहने का मतलब ये था जो मुझे स्टैंडर्ड एसओपी गिवन थी मैंने उसी स्टैंडर्ड एसओपी से देखो कितना कुछ निकाल लिया, मैंने कितना कुछ फाइंड कर लिया, और ये देखो फाइनली मैंने अपनी स्टैंडर्ड एसओपी से स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म जो है वो अखज़ कर लिया। अब अगर आपने ये प्रूफ करना हो कि ये जो आपने स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म फाइंड किया क्या ये बिल्कुल ठीक है कि नहीं ठीक है, तो दोस्तों आप इसको करो सॉल्व, यानी इसको सिंप्लीफाई करो। अगर इसको सॉरी सिंप्लीफाई करो, इसको सॉल्व करो। अगर इसका जो सोल्यूशन है अगर वो वापस से ये वाली एक्सप्रेशन आ जाती है, मतलब ये जो सर ने गिवन आपको एक्सप्रेशन की हुई है, अगर ये एक्सप्रेशन वापस आ गई इसको सॉल्व करने से, तो समझना कि आपने ये जो पीओएस फाइंड किया ये बिल्कुल ठीक थी। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक थी। अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बड़ा आसान है, सिंपल। ये तीनों जो टर्म आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब हम क्या करेंगे, पहली इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे इस दूसरी टर्म के साथ। ठीक है, तो कैसे करेंगे, बड़ा आसान है, सिंपली देखो जो पहली टर्म का ए है वो दूसरी टर्म के इसके ए बार से मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद ए जो है बी से मल्टीप्लाई होगा, फिर ए जो है मतलब पहली टर्म का हर लिटरल दूसरी टर्म के हर लिटरल से मल्टीप्लाई होगा। तो यही चीज़ सारी नीचे जाकर की हुई है, ये देखो जरा सर यहाँ प्रूफ करने लगे हैं। और एक और चीज़ सच्ची मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, जो पीओएस फॉर्म होती है ना, जो जैसे आपने ऊपर पढ़ा कि जो एसओपी फॉर्म होती है उसको हम कैनोनिकल सम कहते हैं जब हम उसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकालते हैं। ऐसे दोस्तों जब हम अपनी पीओएस फॉर्म का डेसिमल इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं, देखो यहाँ पे डेसिमल इक्विवेलेंट कैसे मैंने फाइंड कैसे किया, ये देखो मैंने फाइंड करके पहले कर लिया था 146। तो ये देखो जब हम अपनी पीओएस फॉर्म का डेसिमल इक्विवेलेंट लिखते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं कैनोनिकल प्रोडक्ट, ये याद रखिएगा, कैनोनिकल प्रोडक्ट कहते हैं उसको। और उसके लिए हम ये समेशन सिंबल यूज़ नहीं करते, समेशन हम एसओपी के लिए यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम पाई सिंबल यूज़ करते हैं पीओएस की फॉर्म में। तो इसके डिफरेंट नाम है, आपने ये नाम सारे याद रखने हैं। तो एसओपी को मिन टर्म कहते हैं, उसको जो है वो प्रोडक्ट टर्म भी कहते हैं, उसको जो है अगर उसको डेसिमल इक्विवेलेंट लिखा हो तो उसको हम कैनोनिकल सम कहते हैं। ऐसे पीओएस के भी डिफरेंट नाम है, पीओएस को हम मैक्स टर्म भी कहते हैं, उसको हम जो है वो सम टर्म भी कहते हैं। और अगर इसी एसओपी का पीओएस का अगर हम डेसिमल इक्विवेलेंट लिख दें तो उसको हम जो है कैनोनिकल प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो कैनोनिकल जब आपने कैनोनिकल कहना ना, तो कैनोनिकल के आगे इस जो जिस भी टर्म का नाम लेना उसका बेसिकली फर्स्ट वाला डिजिट यूज़ करना। देखो इसमें फर्स्ट पे पी है तो प्रोडक्ट लिख देना, उसमें फर्स्ट पे एस है तो यहाँ पे कैनोनिकल साम लिख दिया। जबकि अगर आपने उसका जो दूसरा नाम है टर्म के लिहाज से उसमें उसका सेकंड डिजिट देखते हैं, ये वाला जैसे पीयूएस में ये इसको सम टर्म कहते हैं क्योंकि इसके लास्ट पे एस आ रहा है, और एसओपी के अंदर लास्ट पे पी है तो उसको प्रोडक्ट टर्म कहते हैं। तो इस तरह मैंने शॉर्टकट याद किया हुआ है इनको। ठीक है जी, चलें जी। अब दोस्तों अगर हमने ये जो एक्सप्रेशन मैंने फाइंड किया पूरी पूरी इसको मतलब वेरीफाई करना हो क्या ये हमारी वापस से ओरिजिनल एसओपी वापस आएगी कि नहीं आएगी, तो उसके लिए आप इसको सॉल्व करो। तो ये देखो ये पूरी एक्सप्रेशन है, इसको देखो आपने क्या किया, पहली इस पूरी टर्म को इस दूसरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, मतलब उसके थ्रू अपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के थ्रू। तो उसमें क्या हुआ, हर टर्म देखो ये देखो पहला ए इस ए बार से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया, फिर प्लस प्लस वैसे ही आ गया, फिर बी सॉरी फिर ये ए इस बी से मल्टीप्लाई होगा तो ए डॉट बी, फिर प्लस फिर ये ए जो है इस सी से मल्टीप्लाई होगा तो ए सी आ गया। फिर इस तरह ये जो बी है ये वन बाई वन इन सबसे मल्टीप्लाई होगा तो पहले बी ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए बार बी आ गया, ये देखो। उसके बाद बी मल्टीप्लाई हुआ बी से तो बी बार बी आ गया, सॉरी बी डॉट बी आ गया। फिर बी मल्टीप्लाई हुआ सी से तो बी सी आ गया, ये देखो बी सी। ठीक है, उसके बाद फिर ये सी जो है अब ये वन बाई वन इन सबसे होगा तो मतलब सी बार
मल्टीप्लाई हुआ ए बार से तो जवाब आ गया ए बार सी बार। फिर ये सी बार बी से मल्टीप्लाई हुआ तो जवाब आ गया बी सी बार। फिर ये सी बार सी से मल्टीप्लाई हुआ तो जवाब आ गया सी डॉट सी बार। फिर आगे ये तीसरी टर्म है इसको ऐसे अभी लिख दिया क्योंकि उसको अभी हमने मल्टीप्लाई नहीं किया था, क्योंकि अभी हमने सिर्फ फर्स्ट और सेकंड टर्म को आपस में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के थ्रू मल्टीप्लाई किया और थर्ड टर्म को ऐसे लिख दिया। अब आपने जो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करके ये इतना लंबा जवाब निकाला ना, इसको अब सॉल्व करो। मतलब इसमें देखो कौन से कॉमन वेरिएबल है, कौन सी कॉमन वैल्यूज हैं जो कॉमन है उनको एक दफ़ा लिखो। उसके बाद आपने ये भी देखना कि इसके ऊपर कोई फार्मूला तो नहीं अप्लाई हो रहा, तो सॉरी कोई रूल अप्लाई हो रहा तो वो रूल अप्लाई करो। जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ए डॉट ए का बार। अब आपको पता है ना ए डॉट ए बार का मतलब होता है ज़ीरो, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पे ये जब जीरो जगह तो ये हम इसको टर्म अंदर आगे फर्दर नहीं लिखेंगे क्योंकि जो जीरो वैल्यू जीरो होती है उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये देखो ए बी लिखा हुआ है, इस ए बी को मैंने ऐसे लिख दिया, ये देखो ए बी नीचे लिख दिया। उसके बाद ए सी है तो ए सी लिख दिया। फिर ए बार बी है तो ए बार बी लिख दिया। फिर बी बी है तो मैंने बी बी को एक दफ़ा लिखा बी। बी बी को सिंगल क्यों लिखा, क्योंकि आपको ना दो, अगर दो मतलब बी और बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो जो उसको एक दफ़ा सिंगल लिखते हैं, तो इसलिए बी और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसको बी लिख दिया, सिंपल। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो आपको पता है ना वन मल्टीप्लाई वन क्या होता है, वन होता है, तो इसलिए बी मल्टीप्लाई बी तो बी होता है। अच्छा आगे बी सी है तो बी सी लिख दिया। फिर आगे ए बार सी बार है तो ए बार सी बार लिख दिया। फिर बी डॉट सी बार है, बी डॉट सी बार तो बी ये लिख दिया बी डॉट सी बार। उसके बाद सी डॉट सी बार है, अब देखो सी डॉट सी बार सेम ए डॉट ए बार की तरह, तो सी डॉट सी बार का मतलब भी जीरो है, तो जीरो को लिखने की जरूरत नहीं है, तो देखो मैंने उसको नहीं लिखा। उसके बाद थर्ड टर्म में वैसे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ है, उसके बाद फिर हमने इनको आपस में क्या किया, सॉल्व किया, मतलब इसको मजीद सॉल्व किया। ये जो आपकी पूरी की पूरी टर्म है इस टर्म को हमने सॉल्व किया मजीद, ठीक है। जब इसको मजीद सॉल्व किया तो हमारे पास वो जो है ना ये आ गई टर्म, ठीक है। फिर अगेन हमने क्या किया, इस पहली टर्म और दूसरी टर्म को आपस में मल्टीप्लाई किया, किसके थ्रू, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के थ्रू। फिर ये हमारे पास इतनी लंबी फिर टर्म आ गई। फिर उसको हमने मजीद सॉल्व किया तो हमारे पास कन्वर्जन होगी, करते 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 सिंप्लीफाई करते करते ये देखो फाइनली ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आंसर बिल्कुल वही है जो हमें स्टार्टिंग के ऊपर गिवन था, स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म ये वाला। हमने प्रूफ कर दिया कि ये जो हमने फाइंड की थी पीयूएस फॉर्म मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ओरिजिनल जो एसओपी है वो वापस आ गई है। तो ये इतना लंबा प्रोसेस करने का मतलब ये था, ये देखें पूरा आपको समझा दिया, तो उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अच्छा जी आगे जी डिफरेंट जी, अच्छा आगे लिखा हुआ जी, अब वो ये लिखा है, कहता ए इंटू बी बार प्लस बी सी, कहता ये एक एक्सप्रेशन है, इसको कहता कन्वर्ट करो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। ये अब कौन सी एक्सप्रेशन लिखी हुई है बोला आपको पता है, ये लिखी हुई है एस जनरल एक्सप्रेशन एसओपी की। मुझे कैसे पता लगा ये एसओपी है, क्योंकि आपको ना एसओपी के अंदर हर टर्म आपस में मल्टीप्लाई होती है, और सॉरी हर लिटरल आपस में मल्टीप्लाई होता है, और जो हर टर्म है वो आपस में क्या होती है, प्लस होती है। इसको हम कहते हैं एसओपी फॉर्म। अब इस एसओपी फॉर्म में कितने वेरिएबल हैं, तीन है, ए बी सी। अब ये तीनों वेरिएबल को हम जो है कंप्लीट करना चाहते हैं किसके अंदर, इसको हम कन्वर्ट करेंगे पहले किसके अंदर, स्टैंडर्ड एसओपी के अंदर। तो स्टैंडर्ड एसओपी में जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो हमने कुछ इस तरह हम इसको कन्वर्ट करेंगे। देखें यहाँ पे इस पहली टर्म में सी कम है तो हमने यहाँ पे सी फुल करने के लिए ये फार्मूला लगाएंगे सी प्लस सी बार वाला, और यहाँ पे ए कम है तो यहाँ पे ए प्लस ए बार वाला फार्मूला लगाएंगे। यानी इस तरह कुछ जब करेंगे तो ये हमारे पास टर्म ये वाली आ जाएगी, और इस टर्म को जब हम अल्फ़ाबेटिकली तरतीब देंगे तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, ये टर्म आ जाएगी। अब इस मतलब सॉरी एक्सप्रेशन टर्म कह रहा हूँ, ये एक्सप्रेशन है पूरी की पूरी टर्म इसको कहते हैं, ये जो एक सिंगल होता है ना प्लस से पहले ये एक टर्म है, ये पूरी एक्सप्रेशन आ जाएगी। इस पूरी की पूरी एक्सप्रेशन को जब हमने अल्फ़ाबेटिकली तरतीब दिया तो ये आपके पास ओरिजिनल फाइनल जो है ना वो स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म आ गई है। इस स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म का अब आपने ट्रूथ टेबल बनाना तो बड़ा आसान है, ट्रूथ टेबल बनाना इतना आसान है ना। देखो देखते हैं कितने वेरिएबल है आपकी इस अब फाइनल एक्सप्रेशन में, तो तीन वेरिएबल है, तो तीन वेरिएबल लगा दिए ए बी सी, तीन इनपुट लगा दी। अब उनकी कम्बिनेशन लगा दो, कम्बिनेशन कैसे लगाते हैं, बाइनरी लिख दो उनकी बाइनरी। अब ये इनके कम्बिनेशन कितने बनेंगे, मतलब कितनी रोज बनेगी इनकी, 8। मुझे कैसे पता लगा, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 क्यों लिया मैंने, क्योंकि तीन इनपुट्स हैं, मतलब तीन वेरिएबल हैं ए बी सी, तो 3 की 2 की पावर 3 जवाब आया 8, तो 8 कम्बिनेशन बनेंगे, मतलब 8 पहली बाइनरी 0 की होती है, दूसरी 1 की, फिर 2 की, फिर 3 की, ऐसे आपने बाइनरी लिखते जाना है 1 बाई 1, ठीक है। तो ये सारी बाइनरी लिखने के बाद अब आप क्या करो, अब आपने क्या करना है वो देखें जरा गौर की जगह मैं क्या करूँगा। अब देखो ये सारा लिख दिया, लिखने के बाद अब आपने एफ के अंदर कहाँ कहाँ जीरो कहाँ कहाँ वन, ये कहाँ जीरो कहाँ वन है, ये कैसे आया, देखो बड़ा आसान है। देखो पहली टर्म पकड़ो, पहली टर्म के अंदर क्या लिखा हुआ है, ए बार बी सी, और आपको पता है एस ओ पी को कहता है मिन टर्म, और मिन टर्म के अंदर जहाँ पे बार हो उसका मतलब वहाँ पे जीरो है, और जहाँ पे बार नहीं है वहाँ पे वन है। ये पहली टर्म के अंदर आप क्या ए बार मतलब जीरो
1 1। अब आप देखो जरा आपकी इस इनपुट के अंदर किस रो के अंदर 0 0 1 1 लिखा हुआ है, तो ये देखो ये लिखा हुआ है 0 1 1, ये लिखा हुआ है 0 1 1, ठीक है। तो इसके आगे 1 लगा दो। 1 क्यों लगाया? क्योंकि दिस इज द मीन टर्म, दिस इज द एसओपी, और एसओपी का मीन टर्म कहते हैं, और मीन टर्म के रिजल्ट के अंदर 1 लिखते हैं। जहां पे ये मतलब जहां पे ये टर्म का मतलब है कि जहां भी ये टर्म फुलफिल होगी ना ट्रू टेबल के अंदर, वहां पे हमने 1 लगा देना, मतलब ये एक मीन टर्म की टर्म लिखी हुई है। आगे सेम एट इज, इसको देखो ये क्या है, ए बी का प्राइम सी का प्राइम, मतलब ए के ऊपर 1 बी के ऊपर 0 और फिर 0, मतलब 100। देखो कहाँ पे 100 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 100 100 ये लिखा हुआ है। अब उसके आगे आप क्या लिख दो, 1 लिख दो। मतलब जहाँ पे आपको जिस रो में आपको वैल्यू मिलेगी ना टर्म की, उस रो के अंदर आपने 1 लगा देना है अगर मेन टर्म है तो, और अगर मैक्स टर्म में फिर 0 लगाते हैं। तो देखो 1 यहाँ पे लगा दिया। फिर अगली टर्म है, ये लिखा हुआ है 1 0 1 1 0 1, कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1 0 1, तो 1 लगा दिया क्योंकि दिस इज द मेन टर्म। आगे क्या है 1 1 1, क्योंकि ए बी सी है तो 1 1 1, तो देखो 1 1 कहाँ 1 1 1 कहाँ लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है 1 1 1, तो यहाँ पे 1 लगा दिया। बाकी जो रिमेनिंग बॉक्स बचे हैं, जैसे ये बचा यहाँ पे 0 लगा दिया, यहाँ पे भी 0 लगा दिया, यहाँ पे 0 लगा दिया, और इस तरह ये रिमेनिंग बचा था तो यहाँ पे भी 0 लगा दिया। तो मतलब मिड टर्म के अंदर उसकी जो टर्म हमें गिवन होती है ना, उसकी जो टर्म गिवन होती है उस टर्म की वैल्यू फाइंड करते हैं बाइनरी, और वो बाइनरी जिस रो के अंदर पाई जा रही है उस रो के अंदर जाके 1 लगा देते हैं अगर मिड टर्म हो तो। ऐसे सेम मैक्स टर्म में करते हैं। मैक्स टर्म में सिर्फ इतना करते हैं कि जो भी मैक्स टर्म गिवन हो उस मैक्स टर्म को पहले स्टैंडर्ड मैक्स टर्म में मतलब स्टैंडर्ड पीयूएस में कन्वर्ट करते हैं, फिर जो टर्म्स आए उन टर्म के अकॉर्डिंग उनकी बाइनरी फाइंड करते हैं। वो बाइनरी जिस रो के अंदर मिले उस रो के अंदर 1 लगा सॉरी 0 लगा देते हैं मैक्स टर्म की फॉर्म के अंदर। जैसे यहाँ पे देखें कि चल के होगा, ये देखो, और सॉरी ऊपर एक जो मिन टर्म गिवन थी उसको देखो हमने उसको कैनोनिकल सम में कन्वर्ट कर दिया। उसमें कैनोनिकल सम क्या आया था 3 4 5 और 7, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, कन्वर्टिंग पीयूएस का एक्सप्रेशन टू ट्रू टेबल फॉर्म। अब देखो ये हम एक पीयूएस गिवन है और इस पीएस को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड पीयूएस में, तो उसका ये पूरा तरीका मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। तो ये आपके पास आ गई है फाइनल स्टैंडर्ड पीयूएस फॉर्म। अब इस फाइनल एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड पीयूएस में कितने टर्म है, एक ये टर्म है, दूसरी ये टर्म है, तीसरी ये टर्म है, चौथी ये टर्म है, ठीक है। अब आप बनाओगे ट्रू टेबल। ट्रू टेबल बनाने के लिए आप पहले देखो कितने वेरिएबल हैं, तो ए बी सी 3 वेरिएबल हैं, तो 3 वेरिएबल की 3 इनपुट बनाएंगी ए बी सी, उनके बाद इनके अंदर वैल्यू पुट करेंगे कितनी 8 8 रो बनाएंगी, क्यों क्योंकि 2 की पावर 3, ठीक है 8 रोज बना दी। अब इनके अंदर बाइनरी कैसे पुट करते हैं, सेम 0 की पहले 0 की बाइनरी देखो 0 0 0, 1 की बाइनरी 0 0 1, 2 की बाइनरी 0 10, 3 की बाइनरी 0 11, 4 की बाइनरी 100 101 110 111, तो ये बाइनरी पुट कर दी। अब आपने पहली टर्म पकड़नी है ये वाली, इसमें देखें वैल्यू क्या है। तो अगर ये मैक्स टर्म लिखी हुई है क्योंकि पीयूएस है ना, और पीएस को मैक्स टर्म कहते हैं। मैक्स टर्म के अंदर आपको पता ना बार ना हो तो उसका मतलब वो 0 है, और अगर बार हो तो वो 1 है। तो देखो यहाँ पे 0 1, और ये क्या है सी के ऊपर बार नहीं है तो मतलब 0। अब सबके ऊपर वैल्यू पुट करते जाओ जल्दी जल्दी। दिस इज अ 0 1 1, दिस इज अ 0 1 0 और 1, ये क्या है 1 0 और 1। अब इनकी देखो जो आपने बाइनरी लगाई है, ये बाइनरी किस किस रो में है, देखो पहली टर्म की बाइनरी क्या है 0 10, 0 10 कहाँ पे है, ये है 0 10। ये देखो 0 10 के आगे हमने 0 क्यों लगाया, क्योंकि दिस इज अ मैक्स टर्म, और मैक्स टर्म के अंदर जहाँ पे आउटपुट लिखनी हो वहाँ पे 0 लगाते हैं, तो देखो 0 लगा दिया। उसके बाद अगली टर्म क्या है 0 11, 0 ये लिखा हुआ है 0 11, ये देखो 0 11, इसमें देखो 0 लगा दिया मैक्स टर्म शो करने के लिए। आए क्या 0 0 1 0 0 सॉरी 0 0 1 नहीं 0 0 और 1, यस 0 0 1, तो ये 0 0 1 ऑलरेडी उसमें 0 लगा हुआ है, ठीक है। और ये सॉरी हम यहाँ पे 0 1 0 1 0 था, ये हमारी ये वाला था 0 1 0, तो इसमें 0 लगा दिया। उसके बाद 1 0 1 1 0 1 कहाँ पे है, ये है 1 0 1, यहाँ पे देखो 0 लगा दिया। बाकी जो जब मैक्स टर्म आप सारी लगा देते हो 0, मतलब जहाँ जहाँ मैक्स टर्म का आउटपुट है वहाँ 0 0 0 जब लगा देते हो तो बाकी जो रिमेनिंग बचती है वहाँ पे 1 1 पुट कर देते हैं, ये देखो 1 1 1। तो मतलब ये मिन टर्म के उल्टा काम करता है। मिन टर्म में क्या था, मिन टर्म में हम जो आउटपुट होती है वहाँ पे 1 लगाते हैं, और जो रिमेनिंग बचते हैं बाकी बॉक्स एम्प्टी बॉक्स बचते हैं वहाँ पे 0 0 लगा देते हैं। जबकि मैक्स टर्म में उल्टा करते हैं, मैक्स टर्म में जहाँ भी मैक्स टर्म की आउटपुट हो वहाँ पे 0 लगाते हैं, जो रिमेनिंग बॉक्स बचते हैं वहाँ पे 1 1 पुट कर देते हैं। चलें ये आपका, और उसको जब हम फिर इस पूरी की पूरी ये जो टर्म है जब इसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकालेंगे, अब इसका 0 10 का डेसिमल इक्विवेलेंट है 2, 0 11 का मतलब है 3, इसका मतलब है 1, इसका मतलब है 1 1 मतलब 5। तो ये देखो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट हमने जब लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं कैनोनिकल प्रोडक्ट, ठीक है, और उसको पाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक दोस्तों उम्मीद है आपका लेक्चर, हाँ जी लेक्चर कंप्लीट हो गया। बहुत मेहनत की है इस लेक्चर को बनाने के लिए, तो आपने उम्मीद है अच्छे से समझा होगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। तो लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग के ऊपर ही कि इस लेक्चर की समझ आपको तब आएगी जब आपको मैथमेटिक्स के अंदर आपको ज़्यादा इशू ना हो।
अगर आपको इशू है तो फिर आप अपनी मैथमेटिक्स वाले स्ट्रॉन्ग करें, फिर इस लेक्चर को जो है समझिएगा। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।